नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ दो वरिष्ठ मेहमान हैं, विनोद दुआ जी, जिनके परिचय की ज़रूरत नहीं है, और अशोक वानखेड़े जी की भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर बात करने वाले हैं, और मुझे ये पता चला है कि सारा देश इसको आज देख रहा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कम से कम 700 से ज़्यादा मैसेज तो मेरे पास हैं। मैं शुरुआत 2 खबरों के साथ करना चाहता हूँ, एक बधाई की खबर है, एक दुखद खबर है। बधाई की खबर, आज बकरीद है और सारे देश में बकरीद बड़ी धूमधाम और उत्साह से शांतिपूर्वक ढंग से मनाई जा रही है। आप सबको बकरीद की शुभकामनाएं। और दूसरी दुखद खबर यह है कि वरिष्ठ राजनेता और जिन्होंने इस देश की राजनीति में बहुत हलचल पैदा की, अमर सिंह जी का अभी अभी देहांत हो गया। अमर सिंह जी सांसद थे और वो किडनी के इलाज के लिए पिछले 6 महीने से सिंगापुर में थे। उनके जाने की अफवाह 2-3 बार आई, लेकिन वो झूठी हो गई और वो हमारे बीच रहे। पर आज की खबर सत्य है, वो हमारे बीच में इस समय नहीं है। लगभग 1-1.5 घंटे पहले उनका निधन हो गया। ये जीवन है। सुरेंद्र जी ने कहा था अपनी मृत्यु से पहले, एसपी सिंह साहब ने, ये जीवन है, जब उपहार की त्रासदी हुई थी, जीवन चलता रहता है। मैं विनोद जी का स्वागत करता हूं, अशोक वानखेड़े जी का स्वागत करता हूं, और मैं इन दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र की अब नई मर्यादाएं तय हुई हैं? इस लोकतंत्र में जिसमें हम इस समय सांस ले रहे हैं। विनोद दुआ जी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, और मैं ये शुरू में एक बात और साफ कर दूं कि विनोद दुआ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके हाथ के नीचे से या जिनके सिखाए हुए इस टेलीविजन इंडस्ट्री में मेरा ख्याल है 70% लोग तो होंगे ही होंगे। और जितने चीफ हैं उनमें से ज्यादातर ने अपनी सारी कला विनोद जी से सीखी, और विनोद जी की भाषा, विनोद जी का मुहावरा, इसका तो हर एक मुरीद है। मैं विनोद जी से पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, विनोद जी, आज जो लोकतंत्र है, क्या इस लोकतंत्र में कई नए नियम लागू हुए हैं, नई मर्यादाएं लागू हुई हैं कि अगर आप सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही माने जाएंगे? आप सवाल अगर करेंगे तो आपको लेकर के धरना प्रदर्शन होने लगेंगे? आप अगर सवाल करेंगे तो कहीं से भी फोन करके किसी भी थाने में एक एफआईआर लिखा दी जाएगी, ताकि बाकी लोग डर जाएं और प्रहार उसके ऊपर हो जो सबसे सही बोलता है, सबसे सही बात करता है, जिसकी बातचीत में कहीं पर भी कोई भी रंच मात्र भी दूसरे का अपमान नहीं है। उसके ऊपर आप वो सारे आरोप लगा दें जो लोग अलोकतांत्रिक हैं, लोकतंत्र के नाम पर, देश प्रेम के नाम पर। क्या, तो मैं सवाल बुनियादी तौर पर जो पूछ रहा हूं, ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा अशोक जी इसको एलोबरेट किया कि क्या आज लोकतंत्र में नई मर्यादाएं स्थापित हो गई हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए, या हमें जो वो लोकतंत्र है जिसको महात्मा गांधी ने बताया था, जिसकी वजह से देश आजाद हुआ और हम पिछले 70 साल से जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें उस लोकतंत्र के ऊपर चलना चाहिए? विनोद जी, सबसे पहले आग्रह है आपसे। जी शुक्रिया, और सब दर्शकों को भी और जो भाग ले रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। पहली बात तो ये आपने कहा कि नई मर्यादाएं स्थापित हो रही हैं, नए नियम स्थापित हो गए हैं। क्या एक शब्द हमारे चलन में आया था, पिछले 5-6 साल से आया है, न्यू नॉर्मल। अंग्रेजी में से न्यू नॉर्मल कहेंगे, हिंदी में से नव सामान्य कहेंगे। मेरा तो ये मानना है कि टेलीविजन ही अपने आप में बहुत नया है। अभी मैं सिर्फ टेलीविजन की बात करूंगा क्योंकि मेरा प्रिंट से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है, ठीक है ना। तो टेलीविजन न्यूज मीडियम जो है वो ही अपने आप में इतना नया है कि अभी तो नियम बनने बाकी हैं। तो ये ना तो मर्यादा नहीं बनी है, ना ही ये नियम नया बना है। ये इस वक्त कुछ लोगों के हाथ में जैसे गेंद आ जाती है, वो अपने हिसाब से खेल रहे हैं। ये कोई नियम नहीं बना है, ये कोई मर्यादा नहीं बनी है। जितनी जल्दी ये प्रैक्टिसेस, इस तरह की बातें हो रही हैं, उतनी जल्दी ये वापस भी जा सकती हैं। हाँ, अगर नियम हैं, टेनेट्स हैं, सिद्धांत हैं, तो वो प्रिंट मीडियम के हैं, इनको टेलीविजन भी फॉलो करता है। बाकी जो पत्रकारिता के सिद्धांत होते हैं वो तो हैं ही। लेकिन टेलीविजन न्यूज मीडियम जो है, अभी मैं कहूँगा अपने दूसरे दौर में है। पहला दौर वो था जिसमें सिर्फ अखबारों से लोग आए टेलीविजन में, क्योंकि तब इतने इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं थे,
जिनमें टेलीविज़न पत्रकारिता की ट्रेनिंग दी जाए, और तब अखबारों से ही लोग लिए गए। जब हिंदी न्यूज़ चैनल शुरू हुए, मुझे ये 1999 में पहला हिंदी न्यूज़ चैनल था, मैं जुड़ा हुआ था उसके साथ, उसकी शुरुआत से ही, जी न्यूज़, ठीक है ना, जी न्यूज़ था पहला। उससे पहले 98 में स्टार न्यूज़ हो चुका था शुरू, अंग्रेजी में था, ठीक है। तो 99 में पहला जी न्यूज़ हुआ, फिर उसके बाद ये आज तक हुआ। मैं आज तक के साथ तो नहीं जुड़ा था, लेकिन टीवी टुडे की शुरुआत मैंने मधु त्रेहन के साथ मिलकर करी थी सन 87 में न्यूज़ ट्रैक के साथ, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि जब 2000 का दशक शुरू हुआ, तो सन 2000, और ये नए नए चैनल आते रहे, तो ये अभी हाल ही की ये 10-12 साल की बात है, ये न्यूज़ चैनल्स। तभी इसके नियम बनने बाकी हैं, इसकी मर्यादाएं स्थापित होनी बाकी है, और अभी दूसरी पीढ़ी एक आ गई है, वो ऐसे इंस्टीट्यूट से निकल कर आ रही है जहाँ टेलीविजन की ट्रेनिंग दी जाती है, टेलीविजन जर्नलिज्म की। पहले वाली जो पौध थी वो अखबारों से आई सारी, तो उन्होंने अपने हिसाब से समझा, उन्होंने, और लोग भी अखबारों से ही लिए, क्योंकि मानव संसाधन ही वही उपलब्ध था उस वक्त पत्रकारिता का। तो अब ये दूसरी जो आई है, ये इंस्टीट्यूट से निकल कर आ रही है, और इसमें बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस वक्त बहुत मजबूर हैं। तो जहाँ तक मर्यादाओं की बात है या नए नियमों की बात है, जो आज के दिन हो रहा है, जिसका आपने जिक्र किया कि किसी पर भी कहीं FIR कर दो, ना ये मर्यादा है, ना ये नियम है। ये जितनी जल्दी ये प्रैक्टिस शुरू हुई है, जितनी जल्दी से पिछले 5-6 सालों से, उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। मैं अशोक जी से पूछूं उससे पहले आपसे एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कुछ चीजें होती हैं जो सार्वदेशिक और सार्वभौमिक होती हैं, जो हमेशा सच होती हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं और मैं कहूं आपको माँ की गाली देके बात करूं, क्या ये टेलीविजन की भाषा या प्रिंट की भाषा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज टेलीविजन में ये हो रहा है। माँ की, बहन की, जितनी भी भाषा की गंदगी है वो आप टेलीविजन पे देख सकते हैं, और एंकर बैठ के उसको एंजॉय करता है, जिसको कहते हैं ना सैडिस्ट प्लेजर लेता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या पत्रकारिता, विनोद जी, ऐसी भी नहीं है जो आपने देखी, मैंने देखी, और आज के लोग हैं, हम अभी मर नहीं गए, हमारे सामने सामने ये पैदा हुआ है। कोई लड़का खड़ा होके अपने पेरेंट्स को माँ बहन की गाली से संबोधित करे, मुझे नहीं लगता टेलीविजन की ये भाषा होनी चाहिए, लेकिन ये हो रही है। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा, जो आपने कहा कि नया है, नहीं, नया नहीं है, ये नकटा हो रहा है। ये अपनी नाक काट के दूसरे का अपशगुन करने का प्लान कर रहा है जी। तो ये मेरा पूरक प्रश्न था जी। देखिए, आपका जो पूरक प्रश्न है, सप्लीमेंट्री जो आपने कहा, मैंने यही कहा कि ये पहले हमने कभी नहीं देखा था, ना सुना था। आप जो जिक्र कर रहे हैं, दो कार्यक्रमों में हुआ ऐसा कि एक माँ की गाली भी दी गई और भी गालियां दी गई, और चीखना चिल्लाना तो हमारे यहाँ नव सामान्य माना ही जा रहा है, ठीक है ना। एक छद्म मुर्गा युद्ध जिसे मैं कहूँगा, मॉक पार्लियामेंट्री कॉक फाइटिंग अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं, इसको अच्छा टेलीविजन माना जा रहा है। लेकिन ये कोई मर्यादा नहीं है, ना ये नियम है। और आपने देखा है, हमने शुरुआत जब की थी, सवाल नहीं पैदा होता ऐसी जुबान का कभी इस्तेमाल हो जाए, हाँ, या इस तरह के मतलब चीखो चिल्लाहट का इस्तेमाल हो। हमारा काम ये है कि हम एंकर हैं, इसलिए हम होस्ट भी हैं, हम आपके मेज़बान हैं। अगर आप मेरे कार्यक्रम में आते हैं, मेरा काम अशिष्ट होना नहीं है आपके साथ, क्योंकि मैं आपका मेज़बान हूँ, लेकिन मेरा काम आपको श्रद्धा दिखाना भी नहीं है। तो बिना श्रद्धा दिखाए और बिना अशिष्ट हुए मुझे अपने सवालों के जवाब आपसे निकलवाने हैं। अगर आप आनाकानी कर रहे हैं तो मैं फिर वहीं पर आ जाऊंगा, ठीक है ना। मुझे इसलिए आप पर फोकस रहना है, बजाय इसके कि मैं इसमें आनंद लूं कि मेरे 2 पार्टिसिपेंट्स या 3 पार्टिसिपेंट्स आपस में भिड़ गए हैं और हर तीसरे मिनट में एक शोर शराबा हो जाता है और एक कामयाब प्रोग्राम है। नहीं, ये अभी शुरू हुआ है चलन, और लोग इससे उकता भी गए हैं, तंग भी आ गए। हकीकत यह है कि द फैक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस ऑन दिस फोरम, इसका मतलब यही है कि हमें मंजूर नहीं है ये। इसी तरह मैं जानता हूं कि जो समाज है उसकी जो बुनियादी सोच है और बुनावट है वो संस्कारनिष्ठ है, उसको भी ये सब पसंद नहीं है। मुझे BR चोपड़ा साहब की एक बात याद आ रही है, उन्होंने कही थी जब 90 के दशक में, यानी 80 के दशक में, जब माफिया फिल्में बनती थी उनकी फाइनेंसिंग माफिया किया करता था, तब उन्होंने एक दफे कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री गलत हाथों में चली गई है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि टेलीविजन न्यूज मीडियम गलत हाथों में चला गया है, हाथ तो वही है जो पहले चैनल चला रहे थे, मालिकान वही है, ठीक है। उन्होंने अपनी दिशा बदली और आंखें बंद कर ली हैं।
क्योंकि उनके पास हो सकता है छुपाने को बहुत कुछ हो। तो इसलिए इस वक्त जो हम लोग चलाया करते थे चैनल्स पहले, एडिटर, संपादक लोग, ठीक है, 6 साल पहले तक, अब मालिक लोग चला रहे हैं। संपादक उनसे मिल चुके हैं, और जो दरमियान जो डेस्क के लोग हैं, दरमियाने जो मिडिल लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं या नए नए जो आए हैं हिंदी चैनलों में, खासकर हिंदी भाषी प्रदेशों से आए हैं, वो पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनमें मन मार के बहुत लोग काम कर रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, बहुत लोगों को अपनी नौकरियां बचानी है, अपने माँ बाप को भी यहाँ पर ले आए हैं, बच्चों की फीस भी देनी है, फिर कुछ शौक भी हैं, मतलब कुत्ता भी पालना है और फ्लैट भी बनाना है ना, ये सब कुछ भी है, ठीक है, अच्छी बात है, क्यों नहीं। बिल्कुल ये मतलब माइग्रेंट लेबर्स की तरह है कि घर में वो भी मुहैया नहीं था गांव में, इसलिए दूसरे शहरों में, हिंदुस्तान में ये भी मुहैया नहीं था इसलिए अमेरिका चले गए, वो भी माइग्रेंट लेबर्स है। गल्फ वाला प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन हो, या सिलिकॉन वैली वाला आईआईटी प्रोफेशनल हो, दोनों माइग्रेंट लेबर्स एक बेहतर जिंदगी की तलाश में वहां गए हैं अपना देश छोड़ के। तो ये लोग भी छोड़कर आए हैं अपना गांव, तो इनकी भी ख्वाहिश है। अब दिक्कत यह है कि मजबूरी में बहुत लोग रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि मालिक लोग जो है ना, उन्होंने अपनी दिशा बदल ली है और संपादक मिल गए। अशोक वानखेड़े जी, इस सवाल के बाद मैं चाहूंगा आप को होस्ट की भूमिका निभाएं, क्योंकि आप मेहमान नहीं है मेरे, मैं आपको इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि हम दोनों आज विनोद जी से बहुत कुछ सीखें और बहुत कुछ लोगों को बताएं कि क्या पत्रकारिता थी, क्या होनी चाहिए, और जो मुझे आपको शायद लगता है जो खत्म हो रही है। आपसे मैं वही सवाल पूछता हूं जो मैंने विनोद जी से पूछा था कि क्या लोकतंत्र में नई परंपराएं स्थापित हो रही हैं? क्या लोकतंत्र में प्रश्न पूछना गैर वाजिब माना जाने लगा है? क्या लोकतंत्र में अगर आप कुछ सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा या आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा? आप फिर उसको झेलिए, दिल्ली से लेके उड़ीसा तक, केरल तक, हर जगह जाइए और फिर ये चाट ऐसी लग जाए कि लोकतंत्र कहीं थोड़े दिनों में जाकर के पेटी में बंद हो जाए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए संतोष जी, आज मैं सबसे जूनियर हूँ, आप भी मेरे से सीनियर है, और विनोद जी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यदि मैं काम कर रहा हूँ तो विनोद जी तो अपने आप में यूनिवर्सिटी थे, सारे लोग जैसे आपने कहा वही से निकले। दुर्भाग्य है कि उन्होंने विनोद जी के अंडर टेक्निकल ट्रेनिंग तो लिया, लेकिन जो मोरल वैल्यूज है वो बहुत कम है जो विनोद जी से लेके आए। अभी लोग ये कहते हैं कि हमको टीआरपी चाहिए, टीआरपी के लिए मैं बार बार कहता हूँ टीआरपी आप कंटेंट पे दीजिए। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वो लोग ये कहते थे कि दूरदर्शन की न्यूज की शुरुआत राजीव गांधी से होती और खत्म राजीव गांधी से, सरकारी मीडियम था, लेकिन उस सरकारी मीडियम पे, दूरदर्शन पे भी विनोद जी काम करते थे। और विनोद जी का वो इंटरव्यू कल्पनाथ राय का आज भी मेरे चैन पे ऐसा बिल्कुल छपा हुआ है। तब उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा उनको, तब किसी सरकार ने कुछ उनको पूछा नहीं कि एक मंत्री को आप ऐसा कैसा कटघरे में खड़े करते। और जो विनोद जी ने अभी कहा कि यदि कोई मंत्री जवाब नहीं देता तो मैं वो जवाब फिर से पूछूंगा चिल्लाने के बजाय, और उन्होंने वही किया। वो 4 बार एक ही सवाल की जवाब पूछते थे, कल्पनाथ राय भटकते रहे और ये फिर कहते थे कि मेरा अभी भी जवाब सवाल वही। वो जो एपिसोड है आज, जो भी तब तो हम बिल्कुल नए नए लोग थे, आज भी हमारे जहन पे है। मैं आज भी कहता हूं कि कंटेंट बिकता है। विनोद जी यदि आज सोशल मीडिया पे है तो लाखों के फॉलोअर्स उनके हैं, वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने कहीं से बनवाए हैं, वो इसलिए है कि लोग उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि वहां चिल्ला चोट। मैं विनोद जी के कार्यक्रम में 1-2 बार जाने का, एक टेलीविजन चैनल पे, तो विनोद जी ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया था कि यहाँ बिल्कुल जितना बोलना है उतना ही बोलना है, अपने को ज्यादा लंबा नहीं बोलना है, सब्जेक्ट पे रहना है और चिल्ला चोट नहीं करनी है बाय एंड लार्ज, क्योंकि शांत प्रवृत्ति से भी आदमी चीज बोली जाती है। लेकिन जिस लोकतंत्र की बात आप बार बार कहते हैं, मेरा मानना है अब ये लोकतंत्र नहीं है, ठोक तंत्र हो चुका है। और ये ठोक तंत्र ये हो गया है कि आपको चैनल के एंकर्स ही आप पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। यदि आपने चाइना को लेके ये कहा कि अभी भी चाइना फिंगर पॉइंट 4 पे बढ़ा हुआ है, वो एक फिंगर पीछे आया, 5 पे आया, और इंडिया को 4 से 3 पे लेके गया, फिर भी 5 से 8 तक जो हम गश्त करने जाते थे वो हमें रोका गया है। कहीं ना कहीं 4 से 5 किलोमीटर अभी भी वो है। इतना बोलने पे आप जानते हो आप कांग्रेसी है और आपको अकल क्या है और किसने पत्रकार बनाया, और ये सारा होते हुए कई बार एंकर भी आपको कहता है कि नहीं वानखेड़े जी ऐसा नहीं, देखो देश के हित में बात करिए।
अब चाइना यदि मेरे देश की जमीन कब्जा करके बैठा है तो ये कौन सा देश हित है यदि मैं ये नहीं कहूं तो? मुझे तो जागरूक होना है, मुझे एक्सेप्ट करना है और मुझे लड़ाई लड़नी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वो जमीन दे दी। मैं ये भी कह रहा हूं साथ में कि मुझे विश्वास है सरकार ये जमीन वापस लेगी, लेकिन वस्तुस्थिति जो है वो बयान नहीं की जाती। बार बार क्यों केसेस लड़ते हैं, कोर्ट में केसेस क्यों जाते हैं, क्यों एफआईआर दर्ज होते हैं? लखनऊ का एक बीबीसी का रिपोर्टर जो बीबीसी के लिए काम करता है देहात में जाता है और इतना ही पूछता है पुलिस स्टेशन में जाके कि एक फला फला मेरा जानकार था, उसकी कंप्लेंट आपने क्यों नहीं दर्ज की? भाई कंप्लेंट करने आया, आपने उसको भगा दिया। ये पूछने जाने पे उसको दिन भर पीटा जाता है, उसका मोबाइल लिया जाता है, वो बार बार बोलता है मैं बीबीसी से हूँ, बीबीसी से हूँ। वो पुलिस वाला बीबीसी शायद जानता नहीं था, उसका एक्सपोजर दैनिक जागरण और ये आज तक जैसे 2-4 चैनल देखता होगा तो उसको बीबीसी पता नहीं था। शाम तक जब बवाल हो गया तो वो खुद भग गया वहां से। ये हमारे यहाँ की सिस्टम चल रही है। और ये चीज होने पे यदि एक चीज हो गई, सर्वोच्च न्यायालय ने विकास दुबे के केस में कितना बेहतरीन कहा। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, 65 केसेस होने के बाद हार्डकोर क्रिमिनल जमानत पे कैसा था? ये सिस्टम ही रॉटन हो गई। तो एक जर्नलिस्ट पे केस होता है, विनोद दुआ जी पे एक केस होता है, कितने लोग बोलने वाले होते? क्यों नहीं बोलना चाहिए जनता ने? क्योंकि लोग डरे हुए हैं। और डरता आदमी तब है जब लोकतंत्र नहीं ठोक तंत्र होता है। और ठोक तंत्र मात्र आपके घर के बाहर फायर करने से नहीं होता, आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, आपको सोशली बाइकआउट किया जाता है, आपको चैनल से बुलाना बंद हो जाता है, आपको बोलना बंद कर किया जाता है कि आप नहीं बोलो। एक बड़े नेशनल चैनल से मुझे आप फोन आया और बोलते कि आप थोड़ा सा देखिए बीजेपी के खिलाफ बहुत बोलते, थोड़ा संभल के बोलिएगा। पहले मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। प्रश्न बीजेपी के खिलाफ और फेवर बोलने का आपने इश्यू नहीं बताया अभी, किस इश्यू पे बात हो रही है? और आप कैसे एक हमको आप एक्सपर्ट करके बुलाते और पहले ही तय करते कि आप इसके फेवर में बोलिए और इसके फेवर में ना बोलिए? ये कैसा हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो रैट रेस है, मैं थोड़ा सा विनोद जी से थोड़ा सा यहां डिफर करता हूं, मतलब कान पकड़ के, कि विनोद जी ने कहा कि अभी कुछ चीजें तय नहीं हुई है, टेलीविजन नया है। पत्रकारिता तो वही है, चाहे रेडियो की पत्रकारिता हो, टेलीविजन की पत्रकारिता हो या प्रिंट की पत्रकारिता। प्रिंट की पत्रकारिता में यदि गाली वर्जित है तो टेलीविजन की पत्रकारिता में भी गाली वर्जित है। यदि प्रिंट में सब दूर आप न्यूज देते हो और एडिट पेज पे व्यूज होते हैं, उसमें आप लिखिए, आपके व्यूज देखिए, लेकिन जो खबर लिखते हैं उस खबर में तो खबर होती है, उसमें तो व्यूज नहीं होते। तो हमारे एंकर्स का काम है बाकायदा एक न्यूज रिपोर्टर की तरह से वहां बैठ के कोऑर्डिनेट करना, लेकिन वो व्यूज देना शुरू कर देते। हमारे जितने टेलीविजन के रिपोर्टर है वो बाकायदा बताना शुरू कर देते कि इस पार्टी में फला फला, यदि कांग्रेस की कल राज्यसभा की मीटिंग हुई तो उसमें ये हो गया, ये होगा, ये होने वाला है। वो आपके व्यूज देके एक ओपिनियन बनवाने का प्रयास करता है, वो रिपोर्टिंग नहीं करता कि आज इन्होंने इतना कहा, इन्होंने ये कहा, ये कांग्रेस में धुमार चक्कर हो गई है, बहुत बुरी तरह से झगड़े हो, माय रिपोर्ट एंड्स देयर। लेकिन वो जो लिमिट क्रॉस करता है वो शायद इसलिए हुई क्योंकि जब विनोद जी ने चैनल चालू किए या विनोद जी जिस चैनल से एसोसिएट थे तो बहुत कम चैनल थे, बहुत सिलेक्टेड लोग जाते थे। उसके बाद बिल्डर और चिटफंड वालों ने जो चैनल शुरू किए, और आज चैनल का नंबर मुझे भी याद नहीं 600 है कि 700 है, तनख्वाह भी नहीं मिलती। और जब 700 चैनल में आपको प्रोड्यूसर भी चाहिए, न्यूज एडिटर भी चाहिए, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी चाहिए, तो जिसकी औकात एक डेस्क पे ऑर्डिनरी रिपोर्टर की नहीं होती है, वो न्यूज एडिटर बनता है। जिसको कुछ कभी इसको ये पता नहीं दिल्ली से कितने अखबार पब्लिश होते हैं, पढ़ने की बात छोड़िए, वो एंकर बनता है। और जब ऐसी फौज आएगी तो फिर आप अपेक्षा यही करेंगे कि गाली गलौज भी होगी और मूर्खतापूर्ण बात होगी। कई चैनल पे मुझे ये बोलना पड़ा एंकर को कि आप निहायत मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, आपको तथ्यों की पता नहीं, आपको ये पता नहीं है जिस औरंगाबाद की बात आप कर रहे हैं वो बिहार का औरंगाबाद है, ना कि महाराष्ट्र का औरंगाबाद। नागपुर और छोटा नागपुर में फर्क नहीं। सुमित्रा महाजन स्पीकर की, सुमित्रा महाजन सांसद हरियाणा की, इसमें फर्क नहीं। प्रमोद महाजन और सुमित्रा महाजन भाई बहन बताने वाले भी लोग इस चैनल पे। मतलब आप ये नहीं पता पाते, ये दुर्भाग्य है। और यही कारण है कि आज लोगों को यह समझ में नहीं आया कि विनोद जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी तो कौन सी बड़ी बात होगी। क्योंकि उनको विनोद जी क्या है अभी पता ही नहीं है। नहीं, ये सवाल बाद में। अशोक जी, आप पहले तो आपको मैं एक बधाई देता हूं कि आपके ऊपर 2 तमगे हर प्रोग्राम के बाद लगते हैं।
या तो ये हाँ। लगता है कि ये कांग्रेस तोड़ने वाला है, ये बीजेपी का आदमी है, या ये लगता है कि ये बीजेपी ये कांग्रेस का है, बीजेपी में गड़बड़ करने आया है। दिन में यदि मैं 4 जगह जाता हूँ संतोष जी, तो रात को आके मुझे कंफ्यूज होता है कि मैं हूँ कौन, क्योंकि मैं एक बार संघीय होता हूँ, एक बार कांग्रेसी होता हूँ, एक बार लेफ्टिस्ट होता हूँ, एक बार पाकिस्तानी हो जाता हूँ, और एक बार CIA का एजेंट होता हूँ, लेकिन पत्रकार मानने को कोई तैयार नहीं। अब हम विनोद जी से एक बात करेंगे। विनोद जी, आपसे ये जानना है कि आप जब कभी शाम को घर लौटते हैं या टेलीविजन की दिन भर की खबरें देख लेते हैं, मैं उस बात को कहने से पहले एक बात और कह दूं, हम लोगों के वरिष्ठ साथी हैं प्रभु चावला, जिस बात की आपने चिल्लाने की बात की, उसकी शुरुआत मेरी समझ से टेलीविजन के ऊपर सबसे पहले प्रभु चावला थे, जिन्होंने आए बाएं गेस्ट को तो अशोक जी कभी बोलने ही नहीं दिया, उसका जवाब लेकर के सवाल पहले, और फिर तो उसके बाद वो संख्या जो बढ़ी, श्रीमान जी बैठे हुए, इन्होंने जिन जिन लोगों को सिखाया उन सब लोगों ने अपने कद से ऊपर कूदने की कोशिश की। और अर्णव गोस्वामी तो महान है, जो इस समय सारे नए पत्रकारों के गुरु बने हुए। मैं वैसे आपसे ये पूछता हूँ विनोद जी, कि जब आप ये सब देखते हैं, आपको मन में कहीं कचोट नहीं होती कि मैंने जिन लोगों को सिखाया मैंने सही नहीं सिखाया, मैंने उनमें वो मूल्य वो नहीं भरे, अब आप ही के सिखाए हुए सारे लोग हैं, कितने लोगों के नाम लें, लेकिन हम इशारों में नाम लेते हैं कि जिस तरीके से झूठी खबरें देते हैं। और विनोद जी, आप भले ही टेलीविजन में आपने शुरू किया, पर हम सब प्रिंट से आए थे। आप याद कीजिए, आप लोगों ने नियम क्या बनाए थे, अकबर साहब के और आपके नियम थे कि अगर तुम्हारी रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट हुई तो तुम इस जॉब से बाहर जाओगे। रिपोर्ट का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन आना चाहिए तो आपके पास फॉलोअप स्टोरी होनी चाहिए अपनी स्टोरी को सही साबित करने के लिए, अन्यथा आज का दिन आपका आखिरी दिन है। उसको हम सब लोगों ने फॉलो किया, और मैं भी हूं टेलीविजन पे इस समय, अशोक जी भी हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि जिनको आपने सिखाया, जिन्हें इस चीज को बढ़ाना चाहिए था, वो नालायक साबित हुए, इससे आपको दुख नहीं होता, परेशानी नहीं होती, कुछ मन कचोटता नहीं है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था में क्या दोष था? देखिए, गुरु पूर्णिमा अभी गई है ना, हाँ। एक फेसबुक मैसेज टाइप किया था कि नाउ टुडेज गुरु पूर्णिमा, नाउ यू नो हु टू ब्लेम फॉर व्हाट आई एम। मतलब अब हम अखंड होते हैं चरण स्पर्श और गुरु शिष्य परंपरा, और तो मैंने कहा कि नाउ यू नो हु टू ब्लेम फॉर व्हाट आई एम। ठीक है, मतलब बहुत लोगों तक इसका मतलब पहुंच गया कि मेरे जो टीचर्स थे कोशिश की मुझे पढ़ाने की, और आप जानते हो कि इसको कसूर किनका है, जो भी हूँ, तो मैं किसी का गुरु नहीं रहा हूँ, ना मैंने किसी को सिखाया है। लोगों ने जिन ने सीखना था, मैं नाम लूं जिनको आपने सिखाया है, जिनको आपने कैमरा लेके सड़कों पे खड़ा करके कैमरे का एंगल बताया है कि तुम्हारा ये एंगल गलत है, तुम ऐसे रिपोर्ट करो। क्या बात आप कह रहे हो, इतना विनम्र भी मत हो आप, खाली अपनी गलती तो मानो कि मैंने गलत शिक्षा दे दी इस टेलीविजन इंडस्ट्री को। मेरे पास जो भी आया ना, आप जानते हैं कौन कौन लोग आए, मतलब शायद एक आध नाम कोई बचेगा जो जाना पहचाना मतलब हो ना आया हो। बहरहाल जो भी लोग आए, मैंने कभी कोई ये नहीं कि मतलब ज्ञान मेरी बपौती है या जितना मुझे आता वो मेरा है, सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है ना, अशोक जी ने जैसा कहा, अशोक ने, कि मतलब टेक्निकलिटीज तो सीख गए, कैमरे की जुबान भी सीख गए, एडिटिंग की जुबान भी सीख गए, जहाँ तक कंटेंट की बात आती है, अब हालात जिस तरह से बदले हैं, उनमें से बहुत सारे लोग चैनलों के मालिक बन गए हैं, तो वो अब पत्रकार तो रहे नहीं, वो तो एंटरप्रेन्योर हो गए ना, वो तो एंटरप्रेन्योर हो गए। बहुत बढ़िया। युवा उद्यमी थे, अब अधेड़ उद्यमी हो गए हैं। और एक दफे जब आप बिजनेसमैन बन जाए तो फिर पत्रकारिता का लवादा क्यों ओढ़ना। मतलब शराफत से कहिए कि भैया अब मैं पत्रकार नहीं हूँ, बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा। जैसे एक मैं नाम ले भी लूँ, जो शुरुआत जिन्होंने की थी मेरे से, राघव है। अब वो अलग हो गए थे जब अपना चैनल शुरू किया था, बीच बीच में कभी कोई एक आध प्रोग्राम कर दो, ठीक है, बाकी वो अपना देख रहे थे कि कैसे बढ़ाना है अपने काम को, और बढ़िया उनके हिसाब से जो उनके मानक थे, स्टैंडर्ड से, वो दे रहे हैं। बाकी लोग जो हैं, दे आर प्रिटेंडिंग टू बी मीडिया पीपल, बट दे आर एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली। दे आर इन ए रिस्क एंड रिवॉर्ड सिस्टम। वो बाजार में है, बाजार की अर्थव्यवस्था से चलते हैं, उनके लिए प्रॉफिट, मुनाफा सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए जो भी रास्ता हो, चाहे वो TRPs का रास्ता हो, चाहे वो
सेंसेशनलाइज करने का रास्ता हो, चाहे वो एक पागल आदमी टेलीकॉम टावर पर चढ़ गया और 4 घंटे वहां चिल्ला रहा है, ठीक है ना, तो आप 4 घंटे वहां पर लगे रहेंगे तो ठीक है। अगर आपने जब खबर दे दी थी कि कोई चढ़ गया और वो कूदने की धमकी दे रहा है, खबर तो वहां खत्म होगी। अगर आप 4 घंटे वहां पर बने रहते हो तब आप खबरों से हट गए हो। दिस इज ये मतलब लो कॉस्ट एंटरटेनमेंट रियलिटी टेलीविजन है। क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिसे लोग देखते हैं कि एक बच्चा है प्रिंस नाम का, वो गड्ढे में गिर गया, अब वो खबर तो आई और गई होती है ना, मतलब बाद में आप हर बुलेटिन में रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आप उसी गड्ढे पे बने रहे। लो कॉस्ट एंटरटेनमेंट रियलिटी टेलीविजन में चले गए हैं जिसे लोग देखते हैं, देखने दीजिए। आप अपने लाइसेंसेस चेंज करवा लीजिए, न्यूज चैनल के लाइसेंस की जगह आप एंटरटेनमेंट रियलिटी टेलीविजन करवा लीजिए, और जो सुविधाएं मिलती है न्यूज चैनल्स वालों को, पत्रकारों को, वो आपसे छीन ली जाए, वापस ले लीजिए। आप चलाते रहिए कि कोई टेलीकॉम टावर पर चढ़ गया या कोई गड्ढे में गिर गया, या टमाटर में से हनुमान निकले, हाँ, या भूत भूतिन नाग नागिन, भूत भूतनी नाग नागिन, इस तरह की करते रहिए आप। लोगों को पसंद है। मनोहर कहानियां भी एक छपा करती थी यहाँ पर, लोग उसे भी पढ़ते थे, लेकिन उसे वो न्यूज मैगजीन को नहीं क्लेम करते थे ना, मित्रा प्रकाशन। आपके महान शिष्यों ने ही ये सब किया है। विनोद जी, जो आदमी टावर पे चढ़ा था और जो बच्चा गिरा था, वो कम से कम एक इंसिडेंस था, एक रिपोर्ट तो बनती। लेकिन मध्य प्रदेश में एक आदमी ने ये बोल दिया कि मैं आज मरने जा रहा हूँ शाम को 6 बजे, बिल्कुल, और सुबह 5 बजे से कैमरे लगता है उसके ऊपर, 6 बजे तक इंतजार होता है कि अभी वो मरेगा, और उसने नहीं मरा। वो रात को खाना खा के सो गया और पूरा देश उन्होंने हाईजैक कर दिया। ये बैतूल की घटना है, ये मतलब वो मंदिर में जाकर बैठ गया था, उस दिन उसका जन्मदिन भी था, उसी दिन करवा चौथ भी था, और उस दिन उसने भविष्यवाणी की थी कि वो मर जाएगा। तो 3 इंसिडेंट आ गए ना स्टोरी में, तो सारे पहुंच गए। तो मैं कभी भी किसी का एम्प्लॉय या मुलाजिम नहीं रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट काम करता हूं, B2B कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेरे, मतलब फ्रीलांस काम करता हूँ। तो जिस चैनल के साथ मैं एसोसिएटेड था उसकी रेपुटेशन मानी जाती थी और अभी भी है कि बेहतरीन चैनल, वो वहां पर नहीं था, उसकी ओबी वैन नहीं पहुंची। तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि यार चलो कम से कम एक तो बाकी है। वो पता चला रास्ते में ओबी वैन खराब हो गई थी उनकी, वरना वो भी नहीं। और मुझे अच्छी लगा जब वक्त आ गया उसके मरने का और वो मरा नहीं, तो आखिरी एक कह रहा था कि देखिए देखिए अब वो उनको गर्मी लग रही है, अपनी वो कमीज के बटन खोल रहे हैं, कमीज उतार रहे हैं। और फिर जब 12 बज गया, जो भी टाइम था मरने का, जब नहीं मरे तो बड़े निराश हो गए थे एंकर और एंकर नहीं, ये मरे नहीं, इन्होंने तो कहा था कि मर जाएंगे, एंकर नहीं। विनोद जी, आजकल तो नई शब्दावली गढ़ गई है। आप जो एंकर नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग भाभी जी कहने लगे उन लोगों को, क्यों कहते हैं पता नहीं। मेरी उम्र ऐसी है कि मैं भाभी तो कह नहीं सकता उनको, मैं 66.5 साल हूँ। ये लोग कभी बहुत छोटे होंगे। मैं एक जानकारी दे दूं, फिर विनोद जी से एक सवाल करूंगा। अशोक जी, फिर आप भी सवाल कीजिए। जानकारी ये है कि अभी इन्होंने जिक्र किया, दरअसल इस देश में सबसे पहला करंट अफेयर्स या न्यूज के चैनल की पहली झलक विनोद जी ने ही दिखलाई। न्यूज लाइन नाम का एक प्रोग्राम था जिसके ये भविष्य देखने वाले, उसको शेप देने वाले, उसके संपादक यही थे, विनोद जी। और विनोद जी के ही साथ उस समय अकबर साहब ने भी एंकरिंग सीखी, विनोद जी के ही साथ राघव बहल ने वॉइस ओवर करना सीखा, और विनोद जी के ही साथ इस समय के जितने भी बड़े लोग हैं वो सब विनोद जी के साथ काम कर चुके हैं। मैं भी इनके साथ एक स्पेशल करेस्पोंडेंट की भूमिका में था। विनोद जी, मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि अखबार में पहले ये नियम था कि अगर आप कोई गलत खबर आपके यहाँ छप जाती है कोई भी, तो एक भूल सुधार या खबर का खंडन का आता है कि हम ये खबर गलत थी, गलती से हमसे चली गई, हम दर्शकों से क्षमा चाहते हैं। आजकल तो मैं देखता हूं कि टेलीविजन चैनलों का हाल ये है कि हर घंटे झूठ खबर बोलते हैं, फिर अगली बार उसे सुधारने की जगह और एक बड़ा झूठ बोलते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि टेलीविजन नया है, मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा डिफर करता हूं। मुझे लगता है कि ये झूठ की एक नया झूठ का नया शब्दकोश, नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, एक विधा की, जिस विधा को बदलना बहुत मुश्किल होगा। ठीक वैसे ही
किसी को आप ड्रग्स की आदत लगा दें या शराब की लगा दें और कहें कि इसको अब नशा सुधार केंद्र में या ड्रग्स उस इस सेंटर में भेजा जाए, जहां बहुत मुश्किल होता है। ये गुजारिश है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इन सारी चीजों के ऊपर जो आज हो रहा है और जो जनता में झूठ को एक शुगर कोटेड जहर की तरह से परोस रहे हैं और उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, क्या लोगों का ज्ञान समाप्त हो गया है, समझ खत्म हो गई है, बुनियादी सिद्धांतों को समझना लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया है? क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, दो बातें मेरी समझ में आती हैं। पहले मैं कुछ तथ्य आपको बता दूं कि मैंने जो आपने न्यूज लाइन का बताया था, वो आनंद बाजार पत्रिका, जिनका चैनल एबीपी चलता है आजकल, वो एबीपी उसकी प्रमोटर थी, अविक सरकार जिसके करता धरता थे उस वक्त, आनंद बाजार के। आप तो उससे जुड़े रहे हैं, रविवार के साथ आप जुड़े हुए थे और संडे के लिए भी आपने किया था, और एमजे पर भी वहीं से ही थे, संपादक थे टेलीग्राफ और संडे के। तो वो जो न्यूज लाइन नाम का कार्यक्रम था जो दूरदर्शन पर आया था, पहला स्पॉन्सर्ड करंट अफेयर्स प्रोग्राम था। स्पॉन्सर्ड जब मैं कहता हूँ तो मेरा मतलब ये है कि वो सरकारी नहीं था, गैर सरकारी था, सरकार से हम पैसा नहीं लेते थे और हम अपने हिसाब से जो मानक जो होते हैं पत्रकारिता के, उस हिसाब से हम चलते थे। तो एबीपी उसके प्रमोटर थे, मैं उसका प्रोड्यूसर, और मैं उसको बनाता था और सब आगे करता था। संपादकीय जो एडिटोरियल होता था उसके लिए अकबर से बेहतर कौन हो सकता है, तो उनके साथ मेरा तालमेल रहता था, ठीक है ना, आपका भी रहता था, हम सबका रहता था, और तभी मुमकिन हो पाया। जहां तक राघव बहल की बात है, वो बहुत पुराने हैं टेलीविजन में, मतलब सन 78 से जब दूरदर्शन हुआ करता था, मैं सन 74 से हूँ, वो सन 78 या 79 से यूथ फोरम अंग्रेजी का होता था, वो उसको महीने में एक आध दफे एंकर किया करते थे। तो ऐसा नहीं कि टेलीविजन के सामने आना उन्होंने मुझसे सीखा हो, वो वैसे ही बहुत बढ़िया एंकर रहे हैं, ठीक है ना। बाद में राहें जुदा जुदा हो गई, जैसे मैंने जैसे कहा ना कि बहुत से लोग बिजनेस की तरफ चले गए, तो मुझे उतना ही बिजनेस आता है जितना आपको कथक आता होगा या अशोक को केमिस्ट्री या ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, तो मुझे बिजनेस नहीं आता। मैंने ताउम्र फीस पर काम किया है और अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है, लाइफ हैज ट्रीटेड मी वेल। रही बात जो आपने दूसरा अपना सवाल पूछा कि इस वक्त जो भी मर्जी आप दे दें और फिर नया झूठ कर दें, मैं अभी भी मानकर चलता हूँ, मैं आशावादी हूँ, बहुत आशावादी हूँ, मैं हिम्मत हारने वालों में से हूँ नहीं। मैंने बहुत बड़े बड़े क्राइसिस देखे हैं और ये मौजूदा क्राइसिस जो है यकीनन बहुत बड़ा क्राइसिस है मेरे लिए, जब राजद्रोह का मुकदमा लग जाए मुझ पर, ठीक है ना, और 3 अदालतों में मैं लड़ रहा हूँ इस वक्त, और मतलब सेडिशन का बड़ा फ्रिवलस इस्तेमाल हो जाए और एफआईआर दर्ज हो जाए, मैं फिर भी आशावादी हूँ, इसलिए कि जिस तरह से दौर आते हैं उस तरह से चले भी जाते हैं। मुझे इमरजेंसी का दौर भी याद है, मैं उस वक्त 21 साल का था, सन 75 में जब इमरजेंसी लगी, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ठीक है, वो आया और वो भी चला गया। फिर मुझे वो दौर भी याद है जब संजय गांधी थे और फिर वो भी चले गए। उसके बाद के दौर भी सारे याद है, जनता पार्टी की सरकार हो, उसके बाद चाहे फिर कांग्रेस की सरकार हो, इंदिरा गांधी की, फिर राजीव गांधी की सरकार हो, तब तो आप इकट्ठे ही काम किया करते थे उस दौर में। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह का पूरा वो एक समाज बंधा था वो हो, उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार, 4 महीने की सरकार, फिर उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार, फिर एच डी देवेगौड़ा, आई के गुजराल, उससे पहले 13 दिन वाजपेयी की सरकार, फिर गुजराल साहब के बाद 13 महीने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, फिर उसके बाद 98 इलेक्शन, 99 इलेक्शन, तो सारे दौर हमारे देखे वहाँ, और बुनियादी बातें जो हैं वो कायम रही हैं। ये आपकी बात सही है कि जब से न्यूज चैनल्स आए हैं, होड़ लगी हुई है तब से कि ज्यादा टीआरपी कौन बटोरता है, उसमें ये नाग नागिन भी आ जाता है, भूत भूतनी भी आ जाता है, उसमें नैनो चिप्स भी आ जाते हैं 2000 के नोट में, ये तमाम हैं। ये अमर चित्र कथा का एक अपराधीकरण है। अमर चित्र कथा कॉमिक्स होते ना, ये उसका क्रिमिनलाइजेशन है एक तरह से, कि आपने इस तरह की स्टोरीज देनी है जो लोगों को बांधे रखे। दूसरी बात, लोग पढ़ते नहीं। पहले खबरें जो होती थी वो एक क्लास प्रिविलेज होती थी, वर्ग विशेष की सुविधा होती थी, सिर्फ वो लोग ही पढ़ते थे खबरें या देखते थे खबरें जिनकी रुचि होती थी। मुझे याद है 90 के दशक तक
मेरे दोस्त हैं बहुत सारे बॉम्बे में फिल्म मेकर्स, एक ने नेशनल अवार्ड विनर है, उन्होंने मुझे किससे मिलवाया, मीट विनोद दुआ, ही इज फ्रॉम दिल्ली, ही इज द काइंड ऑफ गाय हु रीड्स न्यूज़पेपर्स। मतलब परिचय ये दिया कि ये मेरे दोस्त हैं विनोद दुआ, दिल्ली से हैं, मतलब ये उस तरह उन तरह के लोगों में से हैं जो अखबार पढ़ते हैं। तो पहले खबरें एक वर्ग विशेष की सुविधा होती थी, क्लास प्रिविलेज होती थी। अब जब से इसका डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, चाहे वो न्यूज चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, होड़ बन गई है कि किस तरह से आईबॉल्स, किस तरह से दर्शकों को अपनी तरफ पकड़ा जाए। ठीक है, तो उसमें लोग जो यंगस्टर्स हैं, चिल्लाना, इंटरप्रिटेशंस निकालना कि अगर 5 रफाल आए हैं जिसमें से 2 ट्रेनर हैं, 3 जहाज आए हैं, 5 आए हैं महज, ठीक है, तो उससे चीन का हार्ट फेल और इस तरह के मतलब शीर्षक देना, तो ये खबरें नहीं है। मैंने कहा ना, ये अमर चित्र कथा का अपराधी कहानियां जैसे नहीं होती, हाँ, या क्राइम पेट्रोल जैसे कार्यक्रम आता है ये उसका खबरी, मतलब ये क्राइम पेट्रोलीकरण है, मैं कहूँगा उस ढंग का ट्रीटमेंट है ये खबरें नहीं है। तो जो लोग खबरें ढूंढते हैं उनको सही स्रोत मिल भी जाते हैं। हम भी कायम हैं आज के दिन, बावजूद इसके कि 2012 में मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल से बाहर कर दिया गया। आज 2020 है, 8 साल हो गए हैं, ठीक है, अभी भी मैं हूँ मेन स्ट्रीम पे भी, लेकिन वो एक विजिटिंग कार्ड की तरह है जो चैनल्स जिनमें मैंने काम किया है, ठीक है ना। 4 महीने काम किया IBN 7 में, फिर 4 महीने काम किया न्यूज़ वर्ल्ड में 2014 में, फिर 2016 में, फिर अब 2019 में स्वराज एक्सप्रेस। ये छोटे छोटे चैनल्स हैं, नॉट IBN 7 नहीं, बाकी जो खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बैठ गए, कुछ मतलब लड़खड़ा के चल रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम से मुझे बाहर रखा गया है। मुझे सोशल मीडिया मिल गया, मेरे फॉलोअर्स वहां पर आ गए, ठीक है ना। तो जिसको जहां तलाश होती है ना, उसको वो मिल ही जाता है। तो मुझे कोई शक नहीं है, मैं घनघोर आशावादी हूं कि ये भी एक दौर है, ये भी बीतेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि BR चौधरी साहब ने कहा था फिल्म इंडस्ट्री गलत हाथों में चली गई है जब माफिया मनी आई थी, तो फिर वो सही हाथों में आ भी गई ना वापस। बिल्कुल ऐसे ही यही होगा। इतना है कि अगर कोई नई रिजीम आती है, नया निजाम आता है, मालिक जो हैं उनका हृदय परिवर्तन होता है या नहीं होता, उनकी अंतरात्मा अगर है तो उसकी आवाज उनको सुनाई देती है या नहीं देती, ये देखना बाकी है। अशोक जी, विनोद जी ने अभी 2 बातें कही, मैं चाहता हूं उसके ऊपर आप टिप्पणी भी दें। अशोक विनोद जी से पूछें भी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक तो इन्होंने जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, तो इन्होंने कहा मेरे ऊपर केस लगा जिसमें सेडिशन वगैरह, मैंने उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि इनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने जो मांग की है वो कमाल की मांग की है। इन्होंने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, इन्होंने पत्रकार बिरादरी के लिए मांगा। वो क्या मांगा वो आपके हिस्से का सवाल है, इनसे पूछिए। दूसरा, इन्होंने एक चीज अभी और कही कि मुझे मेन स्ट्रीम टेलीविजन से बाहर कर दिया गया। ये जो बाहर करने वाली ताकतें हैं, ये कौन ताकतें हैं जिसके शिकार कौन कौन लोग हुए हैं? कुछ लोगों के नाम तो हमको मालूम है, और आप जो कई जगहों से स्वनिर्वासित हो जाते हैं, फिर आप उसमें चले जाते हैं, फिर स्वनिर्वासित हो जाते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में आप भी बताओ और भाई साहब से भी पूछो। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ विनोद जी का, क्योंकि विनोद जी जो जर्नलिज्म करते हैं लोगों को लगता है कि वो चलेगा नहीं, ये मिथ है ये। क्योंकि लोगों को लगता है जो बिकता है, चाइनीज माल बिकता है, एक बार बिकता है, फिर वो 400 रुपए का पंखा फिर कोई खरीदता नहीं, फिर वो बेचने वाले को ढूंढते हैं, जूते मारने के लिए काम है। तो ये सब चाइनीज माल है जो अभी बिक रहा है। तो ये जब चैनल चलता है तो एक मैंने देखी है दिल्ली में, विनोद जी तो अच्छी तरह जानेंगे, एक टीम है विनोद जी जो नए चैनल लॉन्च करने पहुंच जाती है, वही इक्विपमेंट खरीदवाती है, वही लोगों को रखती है, वो उन्हीं लोगों को रखती है जिनका स्टैंडर्ड बिल्कुल सब स्टैंडर्ड होता है। क्योंकि जो रखवाने वाले हैं उनकी औकात कुछ नहीं है, इंटेलेक्चुअल लेवल ही ऊपर नहीं है, जर्नलिज्म में कोई प्रस्थापित नाम नहीं है, तो वो अपने नीचे ऐसे लोग रखेंगे तो उनसे भी गए गुजरे। और फिर खबर को तानना, ये जो खबर को तानने वाली बात है, मतलब मैं प्रिंट मीडिया से आया, यदि पता पड़ा कि मैं इंदौर में जब काम कर रहा था कि पंचम की फेल में चाकू चले, एक ने भाई पति ने पत्नी को झगड़े में चाकू मार दिया, वो एक फिलर करके जाता था और वो क्राइम बीट में आता था, फिलर भी जगह नहीं हो तो उड़ा के फेंक देते थे। आज के डेट में जब ये खबर आती है तो वो शुरू हो जाता है, बस अपना कंप्यूटर पे लग जाता है वो कि 7 जन्म ले, जब शादी हुई थी और 7 फेरे लिए थे, कभी सोचा भी नहीं था कि 7 जन्म का जो रिश्ता निभाने वाला है इसी जन्म में खराब हो जाएगा। अरे भाई हुआ क्या ऐसा?
कुछ नहीं है, कुछ पति पत्नी में चिक हो गई, पति ने झगड़े में गुस्से में चाकू खींचा, पत्नी ने चाकू हाथ में पकड़ा, उसने खींचा, हाथ में कट आ गया, पुलिस वाले भी बोलते हमने समझा के भेज दिया। लेकिन वो उस दिन की क्राइम की बड़ी स्टोरी होती है। वो जो उन्होंने जो कहा कि अमर चित्रकथा का जो उदाहरण दिया, दैट इज द बेस्ट था। या जर्नलिज्म किसी को नहीं, खबर तानना। और दूसरी बात है, एक चैनल ने चालू किया तो दूसरा चैनल जरूरी है इस। मुझे याद है मैं एक चैनल पे था और कुछ दिनों के लिए, जैसे विनोद जी भी बहुत कम समय के लिए जाता है, वैसे भी मेरा बहुत टेन्योर बहुत ही कम समय के लिए होता है, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि ये आदमी अपने को काम का नहीं है। तो वहां पे पता ये पड़ा कि सरल संघ चालक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, चेस्ट हॉस्पिटल में। लोगों ने, मतलब मैं नाम लेता हूं चैनल का, चैनल सहारा चैनल ने तो ओबिचरी करना शुरू कर, कब पैदा हो गए, कहां गए और कब संघ आ गए, क्या हो गए। अब मुझे, मेरे पे प्रेशर के साथ सभी चैनल ने, उसने शुरू किया, फिर आज तक आ गया, एबीपी आ गया, ये सारे चैनल धर 10 मिनट के अंदर सब संघ चालक पे आ गए। मैंने नागपुर में फोन किया, मैंने हुआ क्या है भाई, उनको तो कभी चेस्ट का तो प्रॉब्लम था नहीं, हार्ट का। बोला क्यों नहीं, वो कुछ नहीं है, यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन हुआ है, पास का हॉस्पिटल यही है जहां चेस्ट हॉस्पिटल, लेकिन बाकी भी वहां पे दवाइयां होती, बाकी भी ट्रीटमेंट होती है, चेस्ट का ही नहीं होता है। तो वहां गए, थोड़ा बुखार भी आया है तो वहां ट्रीटमेंट करने के लिए गए, तो उन्होंने बोला कि कल सुबह चले जाना, रात को रुक जाना है ऑब्जर्वेशन, और कुछ नहीं। मुझे याद है मेरे चैनल के मालिक मेरे सर पे बिल्कुल इतना गुस्सा हुए थे कि आप सब लोग पागल है, सब लोग एक पागल है, आप ऐसे कह रहे हो। और अल्टीमेटली मैं फेल हो गया। मुझे किसी संघ के बड़े अधिकारी को बोलना पड़ा कि क्या आप एक स्टेटमेंट देंगे, नहीं तो इनको आज हार्ट अटैक करवा देंगे। फिर मैंने उनका फोनो लिया, जब फोनो ने उनको बोला कि यूरिनरी ट्रैक पे है, 10 मिनट के अंदर सब खबरें डाउन हो गई। ये रैट रेस है, किसी के पास अपनी खबर कंफर्म करने की, जो अभी विनोद जी कह रहे थे कि खबर क्या है ये भी नहीं, कंफर्म भी नहीं, अखबार नहीं पढ़ते। वो खबर कई बार डिस्कशन में आती है कि 3 दिन पहले अखबार में छप चुकी होती। जो रेगुलर अखबार पढ़ते हैं दिल्ली में, उनको पूछो तो वो चैनल देखते तो हंसेगा, रहे तो परसों के दिन की खबर है, तब तक आपने विजुअल्स मंगा ली, जब विजुअल्स आ गए तो फिर हो गया। तान दो, इसने किया तो अपने को करना है, विजुअल नहीं हो तो भी टान दो, पुराने विजुअल चला के टान दो। ये जो नाट्यकरण जो हो रहा है, ये जो चलन शुरू हुआ, विनोद जी कुछ कह रहे थे। हाँ, ये चलन जो शुरू हुआ ना कि खबरों को हिंदी फिल्म बना दो, खबरों को बॉलीवुड की फिल्म बना दो। ये 90 के दशक से शुरू हुआ, ठीक है। तब न्यूज़ चैनल्स नहीं थे। जैसे मैंने कहा कि पहला न्यूज़ चैनल शुरू हुआ था 98 में, स्टार न्यूज़, जो प्रोडक्शन हाउस एक दिल्ली का जो बहुत मशहूर चैनल है, वो खबरें दिया करता था स्टार को, ठीक है। एनडीटीवी की बात कर रहा हूँ, एनडीटीवी प्रोडक्शन हाउस था, वो चलाते थे। और इसका उद्घाटन हुआ था, आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे, 98 के इलेक्शंस थे, उनके घर से हुआ था उद्घाटन, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैनल जो आया वो हिंदी का आया 10 मई सन 1999, जी न्यूज़, जी इंडिया टीवी हुआ करता था एक। रात 10 बजे मैंने एमओयू उनके साथ साइन किया, 10 मई को रात को विजय जिंदल थे उनके साथ बैठकर इंडिया हैबिटेट सेंटर के बार में, ठीक है। और उसके बाद हम वहाँ से नोएडा गए हम, और स्टूडियो में जी के रात 12 बजे बिल्कुल चुपके से सॉफ्ट लॉन्च कर दिया, जी इंडिया टीवी के बजाय जी न्यूज़ कर दिया। चैनल वो बग जो होते हैं ना, चैनल आईडी वो तैयार थी, और बैक टू बैक बुलेटिन शुरू कर दिए। ये 99 था। फिर अगर आपको याद हो कि जब भुज में भूकंप आया था गुजरात में, तब आज तक लॉन्च होना था, और उस वक्त महाकुंभ चल रहा था इलाहाबाद में, तो आज तक का पूरा अमला फैला। आधे घंटे का कार्यक्रम होता था पहले, आज तक दूरदर्शन ये चैनल होना था, तो पूरा सब कुछ वो कुंभ से लॉन्च करना चाहते थे, क्योंकि इवेंट्स चाहिए होता है चैनल लॉन्च करने के लिए। वो भुज में आ गया भूकंप, वो बड़ा हो गया कुंभ से, तो उनको सब कुछ वहां शिफ्ट करके वहां पर आकर दूसरे हिंदी चैनल की शुरुआत तब हुई। 99 में जब जी न्यूज़ शुरू हुआ था। अब मुझे थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए समय। नहीं बिल्कुल प्लीज। हाँ, तो जो जब शुरू हुआ था 99 में जी न्यूज़, उसमें हमारा जो व्हीकल था वो ये था कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, और जो कौन सी सड़क है जहाँ उनका घर है, जनपद पे रहते थे, सोनिया गांधी इस्तीफा दिया, जहाँ से एंट्रेंस है, जनपद में थी ना? नहीं
अकबर रोड पे एंट्रेंस है। अकबर रोड, हाँ हाँ हाँ। तो अकबर रोड वाली एंट्रेंस पे पूरी सड़क भरी हुई थी लोगों की, जो कांग्रेस वाले मतलब प्रदर्शन कर रहे थे कि आप इस्तीफा वापस लीजिए। एक शख्स पेड़ पर चढ़कर रिवॉल्वर लहरा रहा था कि मैं गोली मार लूंगा खुद को। तो ये इवेंट था कि चलो इस पे जी न्यूज लॉन्च करते हैं। अब ये इवेंट हुआ सो हुआ, जी न्यूज लॉन्च हो गया, इतने में वो करगिल शुरू हो गया, दूसरा इवेंट मिल गया। ठीक है, मैं बहुत ही कोल्ड ब्लडेड भाषा में बात कर रहा हूँ इवेंट, ठीक है ना। तो करगिल मतलब शुरू हो गया जी। अब करगिल में सब लोग जुट गए, अब करगिल भी जी न्यूज को मिल गया। उसके बाद तीसरा जो हुआ वो ये हुआ कि इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे, अब इलेक्शन की तरफ हम बढ़ने लगे। करगिल समाप्त हुआ, खत्म हुआ। तब एक ये हो गया कि इलेक्शंस जो हैं उनके रिजल्ट्स आने थे, तो इलेक्शन अपने आप में एक इवेंट मिल गया जी न्यूज को, हिंदी जी न्यूज जो है, हिंदी में ही अभी भी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान में कू हो गया, परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए, एक और इवेंट मिल गया। एक खुशकिस्मती देखिए न्यूज चैनल वालों की कि बैड न्यूज गुड न्यूज और एक के बाद एक जी न्यूज को मिलते गए, ठीक है। और मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इलेक्शंस तक था, लेकिन मुझसे कहा गया कि आप प्लीज कंटिन्यू करिए। क्यों? उसके बाद IC 814 हाईजैक हो गया, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल तो जो 31 दिसंबर को खत्म हुआ रात को, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर तक मैंने साइन किया था। मैं शुरू से ऐसे ही करता हूँ कि मतलब 6 महीने काम करे, 8-10 महीने काम करके थोड़ा आराम कर ले जरा। तो इतने सारे इवेंट्स मिले, जी न्यूज लॉन्च हुआ, आज तक ने, तब उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं था, तो ढीले पड़ गए। ना मैं था ना कोई, मतलब एक न्यूज मैनेजमेंट कमेटी वहां बनी हुई थी। तो उसके बाद से वो जी न्यूज नीचे ही जाता गया और आज तक ऊपर भी शुरू हो गया। फिर उसके बाद और चैनल आने शुरू हुए, ये ABP जो था, ABP न्यूज, स्टार न्यूज से ABP बना। हाँ, तो मैं ये जो अर्ज कर रहा हूँ आपसे वो यही है कि एक एक करके ये जो शुरुआत हुई है 90 के दशक में हुई है। अभी हम 2020 में हैं, तो मतलब 10 और करीब 15 साल पुराना है। तो इस वक्त जो माहौल है वो यही है कि मतलब किसी तरीके डेस्परेशन में नौकरी भी बचाओ, चिल्लाओ भी, जो भी वॉट एवर इट टेक्स। एक चैनल तो अंग्रेजी का है, इंडिया टुडे मेरे ख्याल, राजदीप, उसका तो वो स्लोगन ही यही है, वॉट एवर इट टेक्स, किसी भी कीमत पर। मतलब अब किसी भी कीमत पर कुछ भी करना है तो फिर ठीक है, आप फिर तो न्यूज जो है वो हिंदी फिल्म बनेगी। न्यूज बुलेटिन को आप हिंदी फिल्म बनाएंगे, न्यूज चैनल को हिंदी फिल्म बनाएंगे, उसमें सेंसेशन भी हो, उसमें मतलब ये प्राकृतिक आपदा भी हो, उसमें स्कैंडल भी हो, उसमें स्कैम भी हो, स्पोर्ट्स को भी जगह मिल जाती, स्पोर्ट्स, हाँ क्रिकेट हो, अगर क्रिकेट है तो वो भी मतलब उसको जगह मिलेगी। एक किताब का मैं जिक्र करूंगा, CBS की किताब है, अमेरिका की जो बहुत बड़ी कंपनी थी, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उसका नाम है डिसाइडिंग व्हाट्स न्यूज। मतलब ये फैसला करना, निर्णय लेना कि खबर क्या है। यानी जब न्यूज फॉल कंप्लीट हो, मुकम्मल हो शाम तक, तो आप फैसला करेंगे कि खबर क्या थी। तो उसमें प्रायोरिटीज बताई गई हैं। असैसिनेशन, खासकर पॉलिटिकल असैसिनेशन सबसे बड़ी खबर बनता है। फिर कुदरती आपदा, नेशनल कैलेमिटी, वो दूसरे स्तर पर लोगों को अट्रैक्ट करती है। फिर सेक्स स्कैंडल तीसरे स्तर पर, चौथा फाइनेंशियल स्कैम, हाँ, पांचवा जो खबरें हैं कुछ और, हाँ, आखिर में स्पोर्ट्स आएगा, तब आखिर में आता था, अब क्रिकेट की वजह से ऊपर चला गया। बाकी खबरें अभी भी नहीं आती स्पोर्ट्स की। तो एक पूरी एक प्राथमिकता की जैसे होती है ना लिस्ट, कि इस ढंग से हम तय करेंगे कि खबरें क्या है, हम तय करेंगे। तो ये अपने आप में ही एक बताता है कि किस तरह से सोच बदलती है और किस तरह से पूरे न्यूज का नैरेटिव बनाया जाता है। ये जो नैरेटिव हम देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल्स का, इसकी शुरुआत जैसे मैंने पहले कहा 90 के दशक में हुई कि हिंदी न्यूज को हिंदी फिल्म बना दो। पर आपने अशोक जी, 2 सवाल हैं जिनका आपको जवाब विनोद जी से तलाशना है। फिर ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा गैंग है जो सिचुएशन पैदा करता है कि जर्नलिस्ट लाइक विनोद दुआ या अशोक वानखेड़े या बाकी जो लोग निकले हैं, वो लोग वो थे जो अच्छे जर्नलिस्ट थे, मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर कर दी गई। ये ताकतें कौन सी हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं? और दूसरा, जो विनोद सर के ऊपर जो वो हुआ है, केस हुआ है जिसका इन्होंने ही जिक्र किया, उस केस के बारे में इनसे जानना चाहिए कि है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों के तो केस ही नहीं आते हैं, केस ही पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो पत्रकार जान से मार दिए जाते हैं, कोई उसका नोटिस ही नहीं होता। अभी आपने एक BBC वाली बात की,
तो पर नहीं, ये तो मैं उन राज्यों की बात करता हूँ जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन गुजरात जहाँ राम राज्य है साहब, 30 साल से बीजेपी राज कर रही है, और बीजेपी जहाँ राज करती है राम राज्य की स्थापना हुई। वर्तमान प्रधानमंत्री वहां 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे राम राज्य में एक पत्रकार ये लिखता है कि अहमदाबाद में कोविड-19 का जो प्रकोप हुआ उससे पूरा राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गया है, हो सकता है मुख्यमंत्री बदला जाए, हो सकता है। ऐसी अंदरूनी हलचल चल रही है बीजेपी, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर हुआ और उसको जेल में डाल दिया। अब मुझे बताइए, यदि स्पेक्युलेटिव खबर, यदि सत्ता में परिवर्तन है और यदि सत्ता परिवर्तन हो रही है, ये खबर यदि होती है, तो इस हिसाब से जो राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो कम से कम 150-200 लोग रोज राष्ट्रद्रोह में अंदर जानी चाहिए। क्योंकि अभी राष्ट्रद्रोह ये ऐसा इन्होंने बना दिया, खासकर गुजरात में जब ये पटेल आंदोलन के बाद, तो जो चाहे जो अपने खिलाफ बोले हो राष्ट्रद्रोह, हम राष्ट्र, आप हमारे खिलाफ बोल रहे हो, राष्ट्रद्रोह हो गया। ये राष्ट्रद्रोह की परिभाषा फिर से होनी चाहिए, और ये सारा देश के तमाम पत्रकार विनोद जी के केस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इस केस से सर्वोच्च न्यायालय कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह की एक परिभाषा नक्की करे। तो ये विनोद जी आपका केस पूरा जानना चाहेंगे, और ये राष्ट्रद्रोह कहां से आया, ये आप, मैं यही कह रहा हूँ, एक प्रत्यक्ष राष्ट्रद्रोही आपके साथ बैठे हुए हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है। आरोप है, वही कह रहा हूँ। हमारी जो सर ये आप कुछ लिखते हैं, उससे प्रधानमंत्री के ऊपर कहां से उनको खतरा हो जाता है, और वो राष्ट्रद्रोह कैसे बन जाता है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ विनोद जी। क्योंकि आप अपने को लेके मत ये सारी चीजें बताइए, आप हिंदुस्तान की पूरी राजनीति, पूरी पत्रकारिता को सामने रख करके हम लोगों को सचमुच ज्ञान दीजिए। मैं ईमानदारी से कान पकड़ के आपसे कहता हूं, बताइए इस चीज को। देखिए, इस वक्त जो माहौल है ना, उसमें असहमति का जो सुर है, असहमति का एक भी शब्द वो स्वीकार नहीं है, ठीक है। और जब ऐसी हालत आती है तो आप समझ सकते हैं उसको क्या कहा जा सकता है। मैं इसे पहले ही अघोषित आपातकाल कह चुका हूँ, सन 2017 में ही कह चुका था मैं पहले ही, ठीक है। इस वक्त ये है कि जितने आपके सामने ही है जो हाल है मीडिया का, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, गिनी चुनी जो चंद आवाजें हैं वो भी मंजूर नहीं है। और जैसा अशोक बता रहे हैं कि ये राजद्रोह या सेडिशन तो ऐसा हो गया है कि किसी पर भी उठकर लगा दो आप। तो ये जो इसका जो एक बेजा इस्तेमाल है या फ्रिवलस, बहुत ही बचकाना इस्तेमाल है इस कानून का, जो हमारी पिटीशन है वो यही कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो सेडिशन का जो लॉ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हमारे जो वकील हैं, विकास सिंह हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, उनके बहुत काबिल बेटे वरुण सिंह भी उनके साथ है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल में पढ़ रहा हूँ, एज लॉन्ग एज सेडिशन स्टेज इन द रूल बुक, सेडिशन वाज sedition FIR against noted journalist Vinod Dua offers more evidence that this archaic Indian Penal Code provision, पुराना घिसा पीटा Indian Penal Code का, put in place by the British Raj, is tailor made for abuse। ये कानून ही ऐसा बनाया गया कि इसका गलत इस्तेमाल हो सके। और फिर हमने ये जो पिटीशन डाली है, ये मेरे बारे में नहीं है, मैं तो हूं ही, विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है केस। लेकिन हकीकत यह है कि हमने ये मांग करी है कि जिस तरह डॉक्टर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि उनके खिलाफ, मतलब फ्रिवलस को क्या बोलेंगे हिंदी में, मुझे समझ नहीं आ रहा, फ्रिवलस FIRs ना हो कि जो उठता है खड़ा होकर FIR दर्ज करवा दे डॉक्टर। फर्जी नहीं, FIR तो पुलिस दर्ज करती है, वो तो असली है। फर्जी कारणों से, हाँ, मतलब फ्रिवलस है, हल्के फुल्के जो बना के चार्ज आपने लगा के, वो पुलिस ने भी मंजूर किया दायर करना। तो हमने यही मांग करी है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जैसे डॉक्टर्स की बनाई है, जिसपे एक तो उस राज्य का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, दूसरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, ठीक है, और तीसरा मैं आपको बताऊं, एक मिनट मुझे दीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, हाँ, तीसरा गृह मंत्री हो उस राज्य का, उस राज्य का गृह मंत्री, जिसकी भी सरकार हो, उस राज्य का गृह मंत्री, उस राज्य का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, और उस राज्य का लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तीन की एक समिति बनाई जाए जो ये तय करे कि ये FIR दर्ज करने लायक मामला है या नहीं है, शिकायत किस स्तर पर ये तय हो जाए,
ताकि जितने भी पत्रकार हैं उनको खामखा में परेशानी का सामना ना करना पड़े, वो स्थिति ना आए जो अशोक ने बताई अभी कि गुजरात में अगर ये इतना भी लिख दिया तो वो जेल में डाल दिया, ठीक है ना। तो ये हमारी एफआईआर का मुख्य मुद्दा, तो ये हमारी पिटीशन का, याचिका का मुख्य मुद्दा तो ये है। मेरा भी है, लेकिन मैं निमित्त मात्र हूँ इसमें। अगर देखिए, ये इतना तय है कि जो भी जजमेंट आए ये केस हिस्टोरिकल तो बन चुका है, लैंडमार्क केस होगा जो भी जजमेंट, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। और हमें कोई मतलब इससे मतलब गुरेज नहीं है कि जो होगा देखी जाएगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो बुनियाद है इस पूरे केस की या दूसरे केस की, मेरे खिलाफ 2 एफआईआर है, एक दिल्ली में है और एक हिमाचल प्रदेश में। वो बुनियाद ही बहुत ही ढीली डाली है, बुनियाद मजबूत है ही नहीं। बहरहाल, तो हम उससे मतलब मेरे मामले से हम आगे जाकर हम चाहते हैं कि एक गाइडलाइंस पूरी पत्रकारों के लिए हो ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले। चलिए, मेरा थोड़ा बहुत नाम है, मेरे बहुत मतलब वेल विशर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जैसा अशोक ने कहा, राज्यों में जो छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, छोटे शहरों में जो बीट के पत्रकार है ना, उनका जो हाल है, उनके लिए एक प्रोटेक्टिव वो सब मिल जाए। तो बुनियादी तौर पर तो यही है लड़ाई जो मेरी चल रही है। और बाकी मैं क्या कहूँ, इतना ही है कि मतलब फ्रिवलेस इस्तेमाल ना हो एफआईआर्स का, और जो माहौल बना हो वो ये है कि मतलब एक लफ्ज़ भी अगर आप बोलते हैं आलोचना का, हम लोग खिलाफ नहीं है, ठीक है ना, हम लोग आलोचक हैं, हम लोग क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं, परख करते हैं, आईना दिखाते हैं। आप वरिष्ठ हैं दोनों, हम जानते हैं, यही हमारा काम है मीडिया का। इसलिए इसे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि मतलब जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल बता रहा है। None less than PM Narendra Modi has extolled media's role in information dissemination. SC's protection of fundamental rights allows journalists the freedom to criticize governments. Harassment of media should be ended. मतलब हमारा काम है ये कि मतलब सरकारों की आलोचना भी करें, उनको आईना भी दिखाएं। ये सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है, प्रधानमंत्री का भी कहना है। ये जो छोटे लेवल पे जो लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने एफआईआर, मैं अपने केस की तरफ आता हूँ, ये इनकी पहचान बीजेपी से है। एक ने तो लिखा है एफआईआर में कि मैं बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ हिमाचल वाली में, दूसरे ने लिखा है कि मैं दिल्ली बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। अब इन्होंने अपने कहने पर, अपने इनिशिएटिव पर किया है या किसी और के इनिशिएटिव पर किया है, मैं नहीं जानता। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक रूप से ना कोई कंफर्मेशन आया है, ना डिनायल आई है। और अगर इन दोनों को देखा जाए तो इनकी पहचान बीजेपी के बिना नहीं है। तो मैं साफ कह रहा हूँ, है ना, तो यह तो पार्टी की तरफ से औपचारिक रूप से आ जाए कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इनका निजी मामला है, निजी विचार है। 1 मिनट शो, ये उनका निजी विचार है। अगर निजी है तो इनकी पहचान ही भारतीय जनता पार्टी, और क्या है, निजी कैसे हो सकता बिल्कुल है ना। तो आप खुलकर आइए, बता दीजिए कि ठीक है हमने करवाया है या किया है, मेरा ये कहना है। नहीं, अभी ये निजी विचार ऐसा एक कंसेप्ट हो गया है विनोद जी कि कैबिनेट में मंत्री भी बोलता है कैबिनेट डिसीजन के खिलाफ, तो कहता है कि उसका निजी विचार है। ये हम 2014 से बहुत देख रहे हैं कि मंत्री कुछ और बोलते हैं और जब पूछा तो उनके निजी विचार है। तो ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो संविधान में मानी जाती है, इसके कोई मायने नहीं रह गए। और ये जो विचार प्रकट करना या क्रिटिसाइज करना, यदि हमने ये कहा कि मनरेगा अच्छा है तो आप कांग्रेसी हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मनरेगा जो है ये स्मारक है कांग्रेस के बुरी नीतियों का। आज वही मनरेगा आपको कोविड में बचा के बैठा है, तो अब वो मनरेगा अच्छा हो गया। यदि हम ये कहें कि आपने पहले क्यों गलत बोला है, तो देशद्रोही हो गए। हम कोई खुद का नहीं, यदि इन्हीं के शब्द इनके सामने खड़े करो तो भी सुनने को कोई तैयार नहीं। और ये मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, आपके परमिशन से ही मैं जा रहा हूं। ये राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहा है या पुलिस डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं रहा है। कई जगह मैंने जुडिशरी को भी देखा है कि जुडिशरी के किसी डिसीजन पे, ये समाज पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये बोलने पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। देखिए, एक चीफ जस्टिस ये कह सकता है कि आई नो व्हाट इज रॉटन इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक चीफ जस्टिस जब ये कहते हैं ऑन रिकॉर्ड, आई नो व्हाट इज रॉटन इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन एक संपादक ये लिख नहीं सकता कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है।
चार सर्वोच्च न्यायालय के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं। जब वो बोलेंगे जस्टिस के खिलाफ और हम छापेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। लेकिन इसके पहले यदि किसी लीगल रिपोर्टर ने ये बोला होता कि सर्वोच्च न्यायालय में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो कंटेम्प्ट हो जाता है। ये इतनी थिन लाइन है। ये कहीं ना कहीं ये जो मैच्योरिटी लेवल है, जो आपने कहा कि विरोध के स्वर सुनने का, या जो माध्यमा होता है, जो मैच्योरिटी लेवल है, वो सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, जुडिशियरी में भी दिखाई देता है। थोड़ा सा तरमीम कर दूं, असहमति के स्वर, विरोध असहमति है, असहमति के स्वर जो है वो सिर्फ राजनीति नहीं, जुडिशियरी में भी कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। ये मुझे सबसे ज्यादा दुखप्राय है। यदि आप ही के केस में कहा, आपने कहा कि भाई आप किसी से नहीं विचार, आप नहीं सहमत है, आपने असहमति बताई, तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो गया। लेकिन जब जयपुर का केस आता है विधायकों का, तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अरे भाई उन्होंने क्या किया, पार्टी के खिलाफ कहा, उन्होंने स्टैंड लिया। विरोध के स्वर करने का तो अधिकार है। यदि विरोध के स्वर को जगह ही नहीं होगा, असहमति के स्वर को जगह नहीं होगी, तो फिर लोकतंत्र कहां होगा। ये उन विधायकों के पास आता है। फिर जब विनोद जी बोलते हैं तो फिर वो विरोध का स्वर भी नहीं हो सकता, या असहमति का स्वर भी राष्ट्रद्रोह होता है। इसमें तो ये तमाम चीजें, मैं संतोष ने जो कहा था कि मतलब मेरे ऐसा बोलने से ऐसा क्या होगा कि तूफान एकदम आ गया, कि मतलब मैं इतना मायने रखता हूं क्या, पहली बात। दूसरी बात, मैं उन इक्का दुक्का तिक्का आवाजों में से एक हूं जो कुछ मुखर होकर बोल रही हैं, बाकी तो सब बैठ चुके हैं, ठीक है ना। अगर ये आवाजें भी आपको मंजूर नहीं है, हाँ, तो फिर तो हमारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही बनती है, या हाई कोर्ट बनता है, जुडिशरी ही बनती है। हम उसी से ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ हम राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं, और तो कोई रास्ता नहीं है ना। तो इसलिए अपना हम विश्वास तो बनाए रखते हैं जुडिशरी पर पूरा, ठीक है। बाकी जो आपने जैसा कहा कि जो कमेंट्स वगैरह हैं और जुडिशरी के हैं, मुझे वो इमरजेंसी में एक पूरी डिबेट भी चली थी कमिटेड जुडिशरी की, अगर आपको याद हो, जब बहुत सारे जजेस को सुपरसीड करके, बिल्कुल चीफ जस्टिस बने थे, हाँ चीफ जस्टिस जस्टिस सेन थे, या मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हाँ चीफ जस्टिस बने थे वो जी, हाँ वो बने थे। तो उसमें एक जो उनके जो मिसेस गांधी के जो वफादार जनरल थे, मैं कहूँगा, तो जो ब्यूरोक्रेसी में और वैसे भी मीडिया में भी जहाँ पर, उन्होंने कहा था कि एक भारत जैसे देश के लिए जिस स्थिति में वो है, एक कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। अब कमिटेड और जुडिशरी भास है। कमिटेड किसके प्रति? जो सरकार है उसके प्रति कमिटेड जुडिशरी, उसकी विचारधारा के प्रति। तो कमिटेड संविधान कहा गया, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, कमिटेड और जुडिशरी वो भी सरकार के, तो अपने आप में ये विरोधाभास है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना। तो उस वक्त भी जिक्र हुआ था, आज ऑफिशियली जिक्र नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए हमारा भरोसा करना बहुत उचित है, और हम यही कर सकते हैं सिर्फ कि हम भरोसा रखें। नहीं, भरोसा तो है, लेकिन यदि कुछ चीजें सामने आती, क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे थे असहमति के स्वरों को लेके, तो मैंने ये कहा कि ये भी दिखाई देते हैं, लेकिन भरोसा तो फिर हमको इस सरकार पे भी करना है, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए है, मैसिव मैंडेट में है, जनता ने जितवा के दिया है, तो इस माए बाप को तो एक्सेप्ट करना ही। और कल यदि उन्होंने कहा कि विनोद दुआ जी ने राष्ट्रद्रोह किया ही है, तो फिर अब विनोद दुआ के साथ तो आज हम भी बैठे हैं, तो हम तो घोषित राष्ट्रद्रोही, तो इसके बाद कितने लोग राष्ट्रद्रोही करके जेल में जाएंगे, तो शायद कुछ चैनल और कुछ अखबार तो जेल से ही निकालना पड़ेगा यदि। अच्छा विनोद जी, आपसे एक सब अशोक जी और विनोद जी, एक सवाल मुझे पूछना है। आप लोग जब बोल रहे थे तो मैं याद कर रहा था जितना, क्योंकि याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और नरसिम्हा राव नहीं, मनमोहन सिंह तक का जमाना याद कर रहा हूँ कि हम लोगों ने सरकारों के ऊपर क्या क्या नहीं लिखा और टेलीविजन पर क्या क्या नहीं कहा। अशोक वानखेड़े जी, विनोद जी, आपको भी याद है हम लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। हम लोगों की स्टोरीज के ऊपर मंत्रियों के इस्तीफे हुए, मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे हुए। एक इस्तीफा तो विनोद जी ने कराया, न्यूजीलैंड में स्टोरी करा के राजस्थान का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब अब तक हम एक लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करते रहे, मैं पत्रकारिता की बात कर रहा हूं, अचानक 2014 से ऐसा क्या हो गया कि जो लिखे, जैसे विनोद जी की एफआईआर के कुछ पॉइंट्स मुझे पता है कि कुछ इस तरीके से हुआ कि जैसे सरकार के ऊपर इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया,
प्राइम मिनिस्टर की अवमानना हो गई, इसमें कौन सी ऐसी चीज इन्होंने कही कि जिससे प्रधानमंत्री जैसे विराट व्यक्तित्व का अपमान हो सकता है और वो उसे सहन नहीं कर पाया, वो उबल गया बिल्कुल। एक सबसे बड़ी चीज जो इनको मेरे हिसाब से जो चुभती है इनको, कि मैं अपने वीडियोस में हमेशा प्रधान सेवक कहता हूँ, प्रधानमंत्री नहीं कहता। और अगर मैं चालाक होना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधान सेवक ने खुद 15 अगस्त का अपना जो भाषण था पहला, उसमें खुद उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मत कहिए, प्रधान सेवक कहिए। तो मैंने कहा भी मुझे अपने प्रधानमंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। अगर वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री मत कहिए, प्रधान सेवक कहिए, तो मुझे मान लेना चाहिए। ये मेरी चालाक रिप्लाई है, ठीक है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब बिल्कुल बिल्कुल। हकीकत एक है, मैं प्रधान सेवक कहता हूँ तो मेरी मंशा ये भी होती है, मेरी मंशा ये भी होती है कि उनको याद दिलाया जाए कि हजारों साल हम प्रजा रहे हैं, राजे रजवाड़ों की, नवाबों की, बादशाहों की, चक्रवर्ती सम्राटों की, हजारों साल। अंग्रेज का वक्त आया तब हम गुलाम बने, उनके गुलाम थे वर्चुअली, हमारे पास कोई हक नहीं थे। सन 47 में हमें पहली बार मौका मिला कि हम नागरिक बने। प्रजा, गुलाम और नागरिक तीनों में फर्क, जब हमें वोट दिया गया। अब नागरिक बनने के लिए एक क्षमतावान समर्थ नागरिक भी तो चाहिए, ठीक है? मतलब पढ़ा लिखा, जो अपने हक समझता हो, अपने अधिकारों को जानता हो, और बहुत से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी आत्मा, जिसकी रूह में गुलामी ना हो, वो सामने वाले से, नेता हो या कोई अफसर हो, आंखों में आंखें डाल के, जैसे लाल लाल आंखें नहीं, आंखों में आंखें डाल के बराबरी के स्तर पर बात करे कि तुम मेरे सर्विस प्रोवाइडर हो, हाकिम नहीं हो, माई बाप नहीं हो, तुम मेरे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हो जैसे मेरे फोन का जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो मुझे सर्विस देता है, कोई भी कंपनी। बिल्कुल सही, मुझे ठीक सर्विस, मैं बिल पे करता हूँ, मुझे ठीक सर्विस मिलती है। बिल्कुल इसी तरह मैं अपना टैक्स पे करता हूँ, तुम्हें अपना विश्वास वोट के जरिए देता हूँ। तुम्हारा जो पैकेज है, जिसे तुम लोग संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहते हो, मैंने इन सब तमाम में से ये पैकेज चुना है, आपकी पार्टी का पैकेज चुना है। अब मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, विश्वास दे रहा हूँ, अब मेरी जिंदगी बेहतर कीजिए आप। बराबरी के स्तर पर हम पहुंच पाए सरकारों के साथ। हमें इतनी गुलामी है कि कोई छोटा सा नेता भी आता है या छोटा सा अफसर भी आता है, लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। ना खड़े होना बेइज्जती करना नहीं है। मैं तो उस दिन की इंतजार करूंगा, हो सकता है मेरी जिंदगी में आ जाए, कि जनता के किसी रैली में आने से पहले नेता लोग हाथ जोड़ कर खड़े हो कि आइए आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गरीब से गरीब जो नमक की थैली भी खरीदता है, गरीब, उस पर भी जीएसटी होता है, जीएसटी, बिल्कुल, उसके पैसे से तो आपका सब तामझाम पूरी सरकार चल रही है, जिसको हमने मतलब ये पूरी मशीनरी दी है। एक बात और, मैं कभी भी सरकार, शासन तंत्र, स्टेट, देश, कंट्री और सिविलाइजेशन, सभ्यता, इन चारों में कंफ्यूज नहीं करता हूं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, हम सब ने देखी है। स्टेट कंटिन्यू, शासन तंत्र चलता रहता है, ठीक है? देशों की सीमाएं बदलती हैं, देशों के राजनीतिक और सांस्कृतिक तेवर भी बदलते रहते हैं। कभी हम लाल भी हुए हैं, कभी हम समाजवादी भी हुए हैं, आजकल भगवा होने की कोशिश है, ठीक है? सीमाएं बदलती रहती है, हमने देखा है, चाहे वो बांग्लादेश के साथ वो सीमा का जो निपटारा किया हमने, कुछ जमीन ले देकर, अब चीन में भी जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, ठीक है? सीमाएं भी बदलती रहती हैं। सन 47 में सीमा बदली थी, ठीक है ना? सन 71 में पाकिस्तान की सीमाएं बदल गई थी। तो देशों की सीमाएं, राजनीतिक और सांस्कृतिक तेवर भी बदलते हैं। सभ्यता अनवरत चलती रहती है, जिसको उर्दू में बरे सगीर, हमारे केस में उर्दू में बरे सगीर कहते हैं, हिंदी में भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, अंग्रेजी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। उसकी सभ्यता जो है, अब मेरी भारतीयता वाघा बॉर्डर से शुरू होकर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खत्म नहीं हो जाती। मेरी सभ्यता, मेरी चेतना है, वो कहाँ से शुरू होती है? मेरे तो काबुल कंधार भी मेरी सभ्यता में है, पूरा पाकिस्तान मेरी चेतना में है, एथनिसिटी में है, जहां से मैं हूँ। बिल्कुल, मेरा इस्माइल खान फ्रंटियर, जिसकी कहानियां मैं बचपन से सुनता आया हूँ, जिसकी बोली मैं अब तक बोलता हूँ, खाना मैं अब तक खाता हूँ, पोशाक में अब तक, वो भी मेरा भारत है। तो भारतीयता एक छाता है जिसके तले हम अलग अलग पहचान लेकर रहते हैं। वो पहचान धार्मिक हो सकती है, जातीय हो सकती है, क्षेत्रीय हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है, लेकिन तभी मुमकिन है जब ये भारतीयता का छाता बना रहे और उसमें नागरिक बराबरी के स्तर पर बात कर सके उन लोगों से जिनको उन्होंने चुना है,
जैसे मैं एक सर्विस प्रोवाइडर चुनता हूँ कि मुझे जियो का नहीं, मुझे फलां कंपनी का सिम चाहिए, बिल्कुल वही दर्जा है, कोई फर्क नहीं है। जिस दिन ये चेतना आ जाएगी, गुलामों की जो रूहों की जो गुलामी है वो खत्म होगी, हम उसकी तरफ, हमारा इरादा उसी की तरफ बढ़ने का है। और हम ये मानते हैं कि पत्रकारिता का भी एक ये धर्म है। अशोक जी, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं और फिर विस्तार से विनोद जी से जानना चाह रहा हूं कि टेलीविजन से की रिपोर्टिंग से या डिस्कशन से, मैं टेलीविजन स्पेशली कह रहा हूं, अब तो अखबारों में भी वही झलक दिख रही है, दलित है, आदिवासी है, वंचित है, मुसलमान है, ये सब इनके विषय रिपोर्ट के रहे ही नहीं इस समय। पहले फिर भी कुछ कुछ हो जाता था, लेकिन अब तो न डिस्कशन में है न रिपोर्टिंग में है। ये स्थिति क्या हमारे देश को लोकतांत्रिक रूप से सबल बनाएगी या इस लोकतंत्र के समाप्त होने की गति को और तीव्र करेगी? नहीं, मुझे अशोक जी पहले आप कहिए, कि फिर विनोद जी से पूछेंगे। नहीं, मुझे ये लगता है कि जो मैं अभी देख रहा हूँ कि जो कोर इश्यूज है उसको निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये इश्यूज है। यदि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं उठाता तो प्रिंट मीडिया उठाता। बेरोजगारी का आलम जो है वो आज है, बेरोजगारी जो स्थिति है वो स्थिति है। वो बेरोजगारी का आलम या किसानों की समस्या है, आज भी आपको अखबार में ढेरों मिलेगी। लेकिन आज यूरिया के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं, या आपको चैनल में जो फटाफट 100 खबरें आती है या 150 फटाफट आती है, जिसमें वो बिल्कुल कुत्ता पीछे लगे जैसा बात करता है कि उसमें ऐसे बोलता है कि आदत सुनाई नहीं देता, उसमें एक लाइन बोल देता है कि महाराष्ट्र में किसान यूरिया के लिए लाइन लगा खड़े हैं, अगली खबर। तो वो महाराष्ट्र में किसान यूरिया के लिए लाइन लगा खड़ा है, इसका महत्व वो नहीं जानता, या किसान आत्महत्या करने पर तुला हुआ है, ये महत्व वो नहीं जानता। या गुड़गांव से एक लड़की साइकिल पे जाती है, और जब सब उसको प्रिंट मीडिया जब उठाता है, तब जाके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नींद खुलती है कि अच्छा एक लड़की गई तो फिर उसके टिक टैक करो, ये करो, विजुअल्स लगाओ, साइकिल लगाओ, ये दिखाओ, 4 नेता, फिर वो इवेंट बनता है, खबर नहीं बनता। आज दलितों की हत्या भी इवेंट बनता है चैनलों की। चैनल जैसे कि विनोद जी ने बहुत बढ़िया रेखांकित किया, ये फिल्म ही बनाते हैं, ये इवेंट बनाते हैं। जब आपको इवेंट बनाना है तो वो खबर खत्म हो जाती है। भाई एक उरी पे एक हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, अब सर्जिकल स्ट्राइक पे जब फिल्म बनेगी तो उसमें लव स्टोरी भी आएगी, 2-4 गाने भी आएंगे, हीरो हीरोइन का भाषण भी आएगा। एग्जैक्टली जब वो स्ट्राइक हो गया था ना, इसमें से कुछ भी होगा, लेकिन पिक्चर 3 घंटे के लिए चलानी है आपको, तो ये सारा इनपुट डालना होगा। तो ये चैनलों में यही है, दलित की हत्या, उसके लिए कोई इधर से निकलने वाली आग नहीं है। या वो वहां पे वो डिस्कशन भी वही चाहते हैं कि भाई आप तो बीएसपी के, भाई दलितों की हत्या हो गई तो भाई समाज को बीएसपी के लोगों को ही बोलना है, बीजेपी के लोगों को दुख नहीं होगा ऐसा किसने कहा, कांग्रेस के लोगों को दुख नहीं होगा ऐसा किसने कहा, लेकिन दलितों को बोलना है। आंबेडकर का कुछ हो गया तो ये पार्टी बोलेगी, रिपब्लिकन पार्टी आंबेडकर का कुछ होगा तो एक आरपीआई वाले को बिठा दो। अरे क्यों आरपीआई वाले को बिठा दो? क्या आंबेडकर को मानने वाले बाकी लोग नहीं होते? ये हमने वर्गीकरण किया है, और फिर गिने चुने चेहरे आते हैं और वो चेहरों को दिखना होता है। दिखास का एक रोग लगा है, दिखास दिखना है आपको चैनल में, और चैनल पे दिखने के बाद जब आपके पास विचार नहीं है, आपके पास तर्क नहीं है, अच्छी खासी पोजीशन है जहां आप डिफेंड कर सकते हो सरकार को, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है किस पे डिस्कशन है। अभी वो एक चैनल पे था, वहां एक अलग डिस्कशन था, 5 मिनट बाद दूसरे गाड़ी में बैठ के दूसरे चैनल पे आता है, उसको मालूम नहीं क्या सब्जेक्ट है। और जब वो बौखला जाता है तो फिर ये कहता है कि अरे आप संगी हो, हम जानते हैं आप क्या हो, अब बात मत करो, अरे तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे कपड़े बताते। फिर औकात पे आता है, कपड़ों पे आता है, क्योंकि उसके पास आपने पूछे हुए सवालों के जवाब नहीं। विनोद जी उस जर्नलिज्म में आए थे कि कल्पनाथ राय जैसा मंत्री, जो बहुत बदतमीज मंत्री माना जाता, मतलब नहीं रहे, वो बहुत ही रोक टोक बोलते थे, वो पूछते गए सवाल और वो इरिटेट होकर बोलते गए, लेकिन इन्होंने अपना सवाल नहीं छोड़ा। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तू कहाँ है भाई, तू कौन है, तू क्या रखता है, तू ये नहीं बोला। ये संवाद जो है, इस संवाद को ढूंढने और स्थापित करने की जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आज देखिए, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, संतोष गवाह है इस बात के, कि जिस दौर में खुलना शुरू हुआ था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस स्तर पर हम लोगों ने शुरू किया था, हम लोग तो पहली पीढ़ी हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जिस स्तर पर हमने शुरू किया था उसमें मंत्री लोग आने से कतराते थे, पूरी तैयारी करके आते थे। जनवाणी एक कार्यक्रम हुआ करता था दूरदर्शन पे, तो मुझे अच्छी तरह याद है सरदार बूटा सिंह तब मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर थे या जनरल किसके थे। तो मैं पूरे कार्यक्रम में सिंह साहब, उनको, हाँ जी सिंह साहब तो आपसे अगला सवाल ये है, और ये वो दर्शक होते थे और मैं होता था और मंत्री होता था एक। और मुझे मेरा ब्रीफिंग ये था कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आप वो कंडक्ट कर रहे हैं,
लोग अपने सवाल पूछेंगे, मंत्री जवाब देंगे। मेरे जहन में ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोर्ट मार्शल दोनों का फॉर्मेट एक ही होता है। आप मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस दीजिए, कोर्ट मार्शल मैं ऐसे बना दूंगा, जहन में था मेरे ये। ठीक है, बताया नहीं था मैंने। मतलब जैसे अगर किसी ऊंची इमारत की टॉप फ्लोर पर वो कहेगी बरसाती है, मैं कहूँगा बरसाती आप मुझे दीजिए, पेंट हाउस मैं बना दूंगा उसको। मैं बता बहरहाल सरदार बूटा सिंह थे तो मैं सिंह साहब कह के एड्रेस कर रहा था। एक कोई सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो वो मुझसे बोले कि मतलब आप उनको सिंह साहब कह के एड्रेस कर रहे थे, सर करके नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं सर कह के नहीं एड्रेस कर रहा था, सिंह साहब कह के कर रहा था। लेकिन जो बात मुझे बिल्कुल ही इरेलेवेंट लगती है, इम्पर्टिनेंट लगती है, अप्रासंगिक लगती है कि आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले, आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं क्या एड्रेस करूं उनको। मतलब हाउ डिड यू अज्यूम दैट यू कैन टेल मी? ये कैसे मानकर चले कि आप इतने एंटाइटल्ड हैं, इतने प्रिविलेज्ड हैं? हाँ, क्या मुझे मैं क्या एड्रेस करूं? आई सेड माइंड योर ओन बिजनेस। उनको ये आदत नहीं थी, वो भुनभुनाते हुए चले गए। ठीक है, दूसरी बात जो आपने कही, तब ये वो दौर था जब हमने ऐसे स्टैंडर्ड सेटअप किए थे। एक तो बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ काम किया, सीखने को मिला, आपने भी नाम मेंशन किए हैं। दूसरे ये था कि जिनका आपने जिक्र किया, नौकरी गंवानी पड़ी मुख्यमंत्री को, वो न्यूज लाइन की वजह से भी थी, स्टोरी आपकी थी मुझे याद है, जब राजीव गांधी गए थे राजस्थान में और नाली वाली स्टोरी थी कि किस तरह से उनको दिखाया गया कि हमने खेतों में हम लोगों ने सिंचाई करने के लिए नाली बनाई है, और राजीव गांधी को दिखा दी, नाली भी पार करवा दी। उसके थोड़ी देर 50 मीटर बाद या कितने देर बाद वो नाली खत्म हो जाती है। तो एक तो ये स्टोरी थी। दूसरे वही जो थे उससे पहले, हाँ, सन 85 में वो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, तो वो मेरे जनवाणी कार्यक्रम में आए थे, तो नौकरी तब भी गई थी। आप समझ गए मैं किनका जिक्र कर रहा हूँ? मौजूदा मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत, उनकी बात हो रही है। कहने का मतलब ये है कि हम स्तर वो बनाना चाहते थे कि हमारे कार्यक्रम में आने से पहले पूरी तैयारी करके आए मिनिस्टर लोग, या जो भी कोई स्पोक्स पर्सन है, 10 दफा सोचे कि सवालों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, हमें अपने कोई एम्पायर खड़े नहीं करने हैं, हमें अपना कोई चैनल नहीं बनाना है, हमारे मतलब कोई ऐसे उल्टे सीधे काम धंधे भी नहीं है कोई। ठीक है ना? तो ये सारा जहन में होता था। तो मुझे तो अच्छी तरह याद है कि एक मंत्री हैं इस वक्त मौजूदा सरकार में, तब प्रवक्ता थे, वो आ रहे थे मेरे कार्यक्रम में हिस्सा लेने, तो उनको रास्ते में फोन आया कि आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, आप उनके कार्यक्रम में जा रहे हो, आप वापस आ जाओ फौरन। आधे रास्ते में वापस हो गए। हमारे लिए दिक्कत हो गई थी कि लास्ट मोमेंट पे पार्टिसिपेंट हमारा नहीं आ रहा, तो बताया गया कि निर्देश है कि मतलब आप वापस आ जाइए। तो एक स्तर वो था। अब एक ये है कि जब से हिंदी फिल्म हुआ है सब कुछ, रिपोर्टर की मजबूरी है कि उसको बाइट चाहिए, बाइट के लिए बेचारा भागता है। एंकर की मजबूरी ये है कि उसको दूसरे चैनल्स के एंकर्स को आउटस्मार्ट करना है। संपादक की मजबूरी ये है कि उसको मालिक का हुक्म बजाना है, उसके साथ मिला है वो, ठीक है, टीआरपीज बढ़ानी है। मालिक की मजबूरी कह लें या उसकी मतलब कन्वीनियंस कह लें, कि जो सरकार आती है उसको उसके साथ ही मिलकर काम करना है। एक साहब थे, जो नाम नहीं लूंगा मैं, हिंदी न्यूज चैनल के बड़े, मतलब मालिक के बाद उन्हीं का ही नंबर था। तो जब सरकार बदली तो उनका ये कहना था कि देखिए विनोद जी, हम तो दलाल हैं, हमें इनसे भी कमाना है, उनसे भी कमाना है। तो मैंने कहा आप कमाएं, मैं निकल रहा हूं। स्वनिर्वासित जो आपने शब्द इस्तेमाल किया था, एक कारण ये भी होता है। दूसरा कारण ये था कि स्वर्गीय प्रमोद महाजन, उन्होंने शिकायत कर दी इसको सुभाष चंद्रा को कि विनोद जी बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। उधर से जगदीश टाइटलर ने शिकायत कर दी सुभाष चंद्रा को कि विनोद वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मुझे एक वहाँ पत्रकार थे, रिपोर्टर, उन्होंने बताया। तो मैंने कहा तो सुभाष चंद्र को तो खुश होना चाहिए कि दोनों लोग उनके दरबार में जा रहे हैं, मुझे क्यों बीच में जा रहे हैं? मैं अपना काम वैसे ही करूंगा जैसे मुझे आता है। तो एक ये भी होता है स्वनिर्वासित होने का कारण। तीसरा ये भी होता है कि मैं जहां जहां गया हूँ, जो भी संपादक है ना, समहाउ उसको कोई खतरा हो जाता है कि मतलब ये मेरी कुर्सी लेने आया है, जबकि मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मेरी अपनी फर्म है, मैं B2B कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। स्वनिर्वासित या निर्वासित होने का ये भी कारण है। चौथा कारण जो संतोष ने सवाल उठाया था कि 2012 से मुझे बाहर रखा गया है, उसकी भनक मुझे मिलनी शुरू हो गई थी जब उस चैनल ने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए थे। स्क्रोल भगवा रंग का हो गया था, ऊपर से काले रंग का ऊपर वाला वो हो गया था स्ट्रिप। एंकर्स ने अचानक से भगवा रंग के ये नेहरू जैकेट्स पहनने शुरू कर दिए थे, ठीक है, या
या भगवा कुर्ता और काली जैकेट। तो उसी से पता चल जाता है, संकेत मिल जाते हैं कि जब रंग बदलते हैं तो इसको सबलिमिनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये 60s में डीएमके ने शुरू किया था कि एक हस्बैंड और वाइफ बहुत प्यार भरे माहौल में बैठे हुए हैं, डबल बेड पे बैठे हैं, पीछे पर्दा काला है और उस पर सूरज निकल रहा है लाल रंग का, जो डीएमके का सिंबल है। हाँ, तो ये एक सबलिमिनल कम्युनिकेशन भी होती है कि आपको मालूम ही नहीं है आपके जहन में क्या क्या दिया जा रहा है। वो रंग अब दिख ही रहा है जगह जगह, रंग मतलब किसी का रंग हरा हो गया है, रंगों के भी धर्म हो गए हैं मतलब ना। तो वो तो मैं तभी 2012 में जब मुझसे कहा गया कि आपके लिए तो हम स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे, तो मैं यार किसको मतलब ये बता रहे हो आप स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे। तो हुआ, दैट इज हाउ इट हैपेंस। मैं इतना ही बोलूंगा। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रहा हूं, पर उसके पहले अशोक जी, मैं आपके जरिए और दर्शकों के जरिए विनोद जी की एक स्टाइल बताता हूं, इनको भी ध्यान नहीं होगा। मेरा ख्याल है वो बूटा सिंह का ही कार्यक्रम था और जनवाणी थी, तो विनोद जी बातचीत कर रहे थे और जैसे ये बात बहुत ही सामान्य मीठे जैसे अभी कर रहे हैं, इनमें आप याद कीजिए ना, इनमें और दो नाम मैंने लिए, प्रभु चावला को याद कीजिए और अर्णव गोस्वामी को याद कीजिए, तो आपको स्वर्ग नरक का फर्क पता चलेगा। एनीवे, तो विनोद जी बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते हुए विनोद जी ने कुछ बातचीत उनको कह रहे थे और बूटा सिंह सुन रहे थे। इन्होंने धीरे से कहा, ये सब करते हुए आपको बुरा नहीं लगा? और 2 सेकेंड का पॉज, कैमरा बूटा सिंह के ऊपर, और फिर ये आगे बढ़ गए। उसने कमाल कर दिया। मैं आपको बताता हूं, ये होता है पत्रकार कि आप सामने वाले को पूछो और उसको समझ में ही नहीं आए कि मेरे ऊपर ये हमला कहां से हो गया और मुझे इसके बारे में क्या जवाब देना चाहिए। एनीवे, मैं विनोद जी अब जानना चाहता हूं आपसे सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे आप कुछ भी कह सकते हैं, पर सोशल मीडिया ने जहां एक तरफ आजादी दी है, वहां उसने जिस तरह से अफवाहें, झूठ, एक तरीके से प्रतिष्ठा का हनन, एकदम चौतरफा खुलेआम जो दंगा मचा रखा है, इसके ऊपर आप दोनों का क्या कमेंट है? पहले और फिर एक और अब सोशल मीडिया भी, मैं नाम ले रहा हूं, मुकेश अंबानी जी के कंट्रोल में चला गया है। सोशल मीडिया जब से जुकरबर्ग ने पैसा डाला है और मुकेश अंबानी का उनसे रिश्ता हुआ है, कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके नाम फीड हैं कि अगर इनके नाम आते हैं तो इस चीज को उड़ा दो। अब आपको पता ही नहीं चलता आपकी कौन कौन सी पोस्ट उड़ गई। मैं भी उनमें से एक हूं, आप में से बहुत होंगे, पर इसका मतलब मुकेश अंबानी तय करेंगे कि हिंदुस्तान में अब कौन क्या बोलेगा, किसके लिए बोलेगा, कैसे बोलेगा। मतलब अब जिस देशद्रोह की परिभाषा पहले पुलिस या सुप्रीम कोर्ट को तय करनी है, वो मुकेश अंबानी जी के जो 4 पैसे के चमचे हैं वो तय करेंगे जो मीडिया में है, क्योंकि वो खुद तो उनको देखने का मतलब है नहीं। तो ये दिमाग में मेरे सवाल था, आप दोनों महान लोगों से ये पूछना है मुझे। विनोद जी पहले आप बताएं। मुझे इनकी महानता पे तो कोई शक नहीं है अशोक वानखेड़े की। नहीं सर, प्लीज। देखिए, पहले मैं बोलूं या अशोक? आप जैसे नहीं, आप बोलिए सर प्लीज। आप दोनों तय करें। आप बोलिए। देखिए, मैं एक बात ये कहूंगा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक बड़ा पुराना कोट है, दैट लिबर्टी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो आज़ादी होती है उसके साथ जिम्मेदारी उस सिक्के का दूसरा पहलू है। दूसरा मैं कोट करूंगा, आपको याद होगा संतोष, आपको भी होगा, बॉम्बे से थे, जिलानी साहब थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, तो मीडिया के क्रिटिक भी थे, इकबाल मसूद के नाम से लिखा करते थे। तो मैं उनको इंटरव्यू कर रहा था, सन 85-86 की बात है, तब की बात है, ये बड़े ज़हीन शख्स थे। तो उनका कहना था कि डेमोक्रेसी इज एन इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशन, सो इज फ्री मीडिया, दैट्स आल्सो इम्परफेक्ट, बट आई वुड रादर हैव एन इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी than a perfect dictatorship. Yes. I would rather have an imperfect free media than a so-called responsible gagged media. ठीक है, सोशल मीडिया इम्परफेक्ट है, उसके बहुत गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन गैग नहीं है। लेकिन मैं अभी भी उसको प्रेफर करूंगा। मैं सब बहुत बड़ा शिकार बना हूं सोशल मीडिया का, मुझ पर क्या क्या आरोप नहीं लगे हैं सोशल मीडिया पर, प्रतिष्ठा को लेकर, चरित्र को लेकर। मुझे कांग्रेसी कहा गया है, पत्तलकार कहा गया है, हाँ,
एक फोटो चला था कि मैं सोनिया गांधी को गुलाल लगा रहा हूँ। ये मतलब फोटो एक चलाया गया था, ये एनडीटीवी के न्यूज रूम से ही चलाया था किसी ने, हम जानते हैं कहाँ से आया था, विनोद राजपूत नाम का आदमी, उसने चला दिया था। तो वो केपी सिंह देव थे। अब उनकी शक्ल मुझसे मिलती है, मेरी शक्ल उनसे मिलती है, मैं क्या करूं। साथ में कैप्टन प्रवीण डावर खड़े हुए हैं, जो मिलिट्री जो सेल है कांग्रेस का, उसके कोई वो हैं, तो वो चला दिया भाई लोगों ने। अब अभी तक उसका कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं ट्रोल्स जो हैं। अब कैमरा ले लीजिए, अब मोबाइल फोन का कैमरा, दिस इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कैमरा। पहले सिर्फ एक ही कैमरा दुकान से ला लेते लोग, पूरी पूरी एक कैमरा से लेकर, स्कूलों की फोटो हो, ग्रुप फोटो हो, वो पुराना कैमरा कपड़ा डालकर, ऐसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो हमें बदलना है, वी हैव टू अडेप्ट आवरसेल्व्स। आज हर एक के हाथ में कैमरा है, ठीक है। दिक्कत क्या है कि जो सोशल मीडिया है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, हाँ, इनका कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है क्रॉस चेक करने का। तो वॉल, इसलिए इसको वॉल बोलते हैं। अब वॉल पे तो कुछ भी कर सकता है आदमी, पोस्टर लगा सकता है कि दूसरे और सातवें विशाल भगवती जागरण के बाद अब पहला विशाल भगवती जागरण इस तारीख को यहाँ हो रहा है। कोई आदमी पोस्टर ये भी लगा सकता है, कोई ये भी पोस्टर लग सकते हैं कि ब्लड ग्रुप A+ रिक्वायर्ड फॉर सो एंड सो, एक ये भी लग सकते, फिल्मों के पोस्टर भी लग सकते हैं, ठीक है। किसी का कच्चा चिट्ठा खोलना हो, वो पोस्टर भी लग सकते हैं। लोग दीवारों को भिगोते भी हैं, तो दीवार का इस्तेमाल तो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो ये सोशल मीडिया की जो वॉल है फेसबुक वगैरह की, स्पिट एंड रन, जैसे शूट एंड स्कूट होता है ना, बोफोर्स के बारे में कहा गया था, ये स्पिट एंड रन के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि फेसबुक क्रॉस चेक करे, जैसे मीडिया में होता है। हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, पूरा फैक्ट चेक करते हैं, डबल क्रॉस चेक करते हैं, उसके बाद हम उसको पब्लिक डोमेन में लाते हैं। सोशल मीडिया में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई भी कुछ भी लिखने को आज़ाद है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये तो एक स्तर पर एक बंदर के हाथ में उस्तरा भी है, किसी मालूम नहीं क्या इस्तेमाल करे, ये खाने की चीज़ है या किसी को मारने की चीज़ है या खेलने की चीज़ है, क्या है ये। एक स्तर पर तो ये है। दूसरे स्तर पर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया भी है कि लोगों के हाथ में ताकत आई है। तो कमिंग बैक टू व्हाट शॉ सेड, लिबर्टी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप और हम जैसे लोग इतने सालों से मेन स्ट्रीम मीडिया हैंडल करते आ रहे हैं, इस आज़ादी को जिम्मेदारी के साथ ही निभाया है हमने। अब अगर हाथ में आ गई है ये, उस्तरा बनाए या इसे एक जिम्मेदारी का एक वो बनाए मंच, ये इस्तेमाल करने वाले पर है। क्यों? क्योंकि जो प्रोवाइडर है इसके, फेसबुक के, ट्विटर के और जो है, उनके यहाँ कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। तो सरकार को या तो ये हो कि जहाँ पर इस नेचर की बात हो वहाँ कोई प्रोटोकॉल तो हो क्रॉस चेक करने का, कि किसी के बारे में कुछ भी लिख दो आप। ट्रोलिंग कैसे बढ़ी, तो कुछ तो मतलब, मैं रेगुलेटरी, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार दखल दे इसमें, मैं ये कह रहा हूँ कि सेल्फ रेगुलेशन ही कर लें कि आज ये मिली है आज़ादी, कल को निकल भी सकती है हाथ से अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो। बस मेरा इतना ही कहना है। अशोक जी। नहीं, विनोद जी ने इसको वॉल कह के तो बस खत्म ही कर दिया, क्योंकि उसको वाकई हम वॉल कहते हैं। और वॉल में तो क्या, जिसमें है, मतलब तब यहाँ पे आपके सेक्स का ट्रीटमेंट वाला पोस्टर छपता है, पास में भागवती जागरण वाला भी पोस्टर छपता है, आप किसको मना कर सकते हैं। सबकी कीमत की ये है। चांदनी चौक में जाइए आप, चांदनी चौक में तो अभी भी पुराना वो जो सुबह के जो चांदनी चौक में अभी भी प्रथा है, उर्दू में वो पर्चा लिख के अखबार नुमा छपा चिपका देते हो दीवार पे। तो ये तो होगा, लेकिन ये सेल्फ रेगुलेटरी कहीं ना कहीं इसको मुझे लगता है कि विनोद जी ने बहुत सही कहा कि भाई ज्यादा रेगुलेशन करने के चक्कर में हम इसको पूरी तरह से इसका गला नहीं दबा रहे। चलो गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी फ्रीडम तो है। ये गलत रोकने के लिए यदि हमारा फ्रीडम चला जाए फिर तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। आज वस्तुरा जो है बंदर के हाथ में, वो इधर उधर घुमाता है, थोड़ा बच के रहिएगा। वो खुद को भी काटता होगा तो चलो एक हाथ कट लगता है, लेकिन किसी शातिर वस्तुरेबाज के हाथ में यदि वस्तुरा लग गया तो वो तो गर्दन ही काटेगा। तो कम से कम उसके हाथ में नहीं है, इसी में खुशी मनाए। और धीरे धीरे बंदर ट्रेंड हो जाएगा, खुद को मारना पहले बंद करेगा, फिर उसके बाद किस किस को मार सकता है वो देखेगा। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में इतना खराब होने के बावजूद भी आज यदि हम तीनों यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये सोशल मीडिया की देन। मैं नहीं जानता कि ये डिस्कशन कोई टेलीविजन चैनल या कोई अखबार हमें जगह देता, या हम किसी का हॉल बुक करके बात करते तो पता पड़ता कि हम हॉल पे गए और बोला कि कैंसिल हो गया बुकिंग, ये भी हो सकता था। मैंने इकबाल मसूद साहब को कोट किया था कि आई रिपीट, डेमोक्रेसी इज एन इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशन, so is free media, that's also imperfect.
I would rather have an imperfect democracy than a perfect dictatorship, or an imperfect media than a so-called responsible gagged media. तो अपने वॉट्स एंड ऑल से बोलते हैं ना कि जिसम पर मतलब कुछ लोगों के वो निकल आते हैं, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, वॉट घमौरिया नहीं, उससे भी जो निकल आते हैं ना, जैसे तिल से बड़े बड़े होते हैं जो मांस के, मस्से। तो मैं तो फिर भी कहूंगा कि फ्री मीडिया अपने तमाम मस्सों के साथ मुझे मंजूर है, डेमोक्रेसी मुझे अपने तमाम मस्सों के साथ, वॉट्स एंड ऑल बोलते हैं अंग्रेजी में, वॉट्स एंड ऑल के साथ मंजूर है, बजाय किसी डिक्टेटरशिप के या किसी सो कॉल्ड जिम्मेदार गैग मीडिया के, कमिटेड। इसमें एक और चांस और है ना, यदि कोई गलत खबर देता है तो दूसरा तुरंत उसका आईना भी दे देता है जी, तुरंत आ गए कि 5 जहाज आ गए, देश में चाइना डर रहा है, तो किसी ने तुरंत दूसरा वॉल पे लगा दिया, भैया कतर में इतने हैं, ईरान में इतने हैं, पूरे विश्व में इतने जहाज है, अभी तक पड़ोसियों का पसीना नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपके ग्रहण होता है, और जो पहले लिखता है वो माफी भी मांगता है। अभी एक बहुत अच्छे संपादक ने एक फेसबुक पे एक डाल दिया कि गांधी और नेहरू जो अपने नाम के आगे लगाते हैं उसको कुछ लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो मैंने बोला मैं अशोक वानखेड़े हूं और क्रिकेट से नफरत करता हूं, तो फिर या तो मेरा नाम मुझे बदलना पड़ेगा या वानखेड़े स्टेडियम का। बिल्कुल आप ही बता दीजिए। और जिन सज्जन का नाम था, जिस सज्जन ने लिखा था, मतलब आप ही के नाम से इंदौर में एक ने बलात्कार किया है, तो या तो उसका नाम हटाइए, आपका नाम हटाइए। तो उन्होंने मेरे इस पोस्ट के बाद एक रिक्वेस्ट की मुझे, थैंक यू अशोक जी, मैं मेरा पोस्ट उतार रहा हूं, और उन्होंने डिलीट किया। मेरा आरोप आप पर यह है कि आप वानखेड़े स्टूडियो की जो पूरी क्रेडिबिलिटी है, जो इक्विटी है, आप उसका इस्तेमाल करके अपना नाम बना रहे हैं। देखिए ये भी मतलब इस तरह का होता है, वो भी हो सकता है कि आप अपना नाम लिखकर बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, ये जो वानखेड़े स्टेडियम की जो पूरी इक्विटी है, ब्रांड इक्विटी है, ऐसे हुए हैं, आप अपना नाम चमकाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। ये भी हो सकता है। अब ठीक है, तो ये है। इसको कहा नकार सकते, मुझे बताइए संतोष। No, we have to find new ways of countering. लेकिन इसमें होगा, ये मंथन है। और मैं अभी भी सोशल मीडिया की जो भी स्टेटस है, जैसा भी है, जैसा विनोद जी ने कहा, वो जो विनोद जी ने परफेक्ट एग्जांपल दिया, इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती। इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी से मुझे परफेक्ट डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। मुझे एक बंदर चलेगा वस्तुरे के साथ, लेकिन मुझे एक शातिर वस्त्राबाज नहीं चाहिए, क्योंकि वो गला काट के ही जाए। मैं आप लोगों से आखिरी में कमेंट मांगूं, उसके पहले मैं एक बात कहता हूं लोगों से, वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। वो ये कि ज्योतिषी हर जगह मिलते हैं और बहुतों को मिलते हैं, और ज्योतिषी जब मिलते हैं तो हमारे मन में इतनी कमजोरियां होती हैं कि हम उनको या तो हाथ दिखाते हैं या कहते हैं ये हमारा समय, हमारी कुंडली बना दो। जो मुझे मिलते हैं उनसे मैं कहता हूं कि आप हफ्ते भर की का प्रेडिक्शन कर सकते हैं या 2 हफ्ते का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, 30 दिन का नहीं। अगर कर सकते हैं तो मैं आपके पास बैठूं और आपसे मैं राय लूं। अगर आप मुझे 15 साल के बाद का बताएंगे तो उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। जनरली ज्योतिषी महोदय यही करते हैं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, अभी उस समय सूरज यहाँ पहुंचेगा, वो क्या, कौन ग्रह कहाँ जाएगा, आदि आदि। मैं आप दोनों से एक लास्ट कमेंट चाहता हूं कि अगले 6 महीने में या अगले 1 साल में भारतीय मीडिया की क्या स्थिति होने वाली है, ये और बिगड़ेगी, ऐसे ही चलेगी? और मीडिया में जब मैं कहता हूं सर, टेलीविजन मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, तीनों मैं कहता हूं, आप दोनों से मैं आपका कंक्लूडिंग कमेंट इस मेरी ख्वाहिश के ऊपर दे दीजिए। आप अगले 1 साल का, चलिए टाइम ले लीजिए, 6 महीने का मत लीजिए, 1 साल का। विनोद जी बाद में, अशोक जी पहले। मैं पहले बोलूं? नहीं, मुझे तो लगता है कि जब तक देखो, ये सारा जो मीडिया का जो बिहेवियर है, ये जो निजाम बैठते हैं दिल्ली में, उनके ऊपर है। दिल्ली में यदि केजरीवाल बैठे हैं, दिल्ली की राज्य की भी बात करूं, आप तो नरेंद्र मोदी की तो बात बाद में करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल की भी स्थिति ऐसी है कि यदि आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ लिखोगे तो आपके सारे विज्ञापन बंद हो जाते हैं। और जब बिजनेस सब कुछ हो जाता है तो फिर ये कोई सोशल मीडिया, अब ये कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा नहीं आता। चैनल जब बोलता है कि भैया आपको ये आपका खबर ये नीचे उतारनी पड़ेगी, विज्ञापन जाता है,
जब विज्ञापन सब कुछ हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जब ये चला रहा है, तो जो ज्यादा पैसा देगा वो वहां जाएगा। आने वाले 1 साल में बिहार की इलेक्शन है, बंगाल की इलेक्शन है, और फिर इलेक्शन अनाउंस होंगे। और जब इलेक्शन होते हैं तो ये वो मार्केट होता है, वो कुंभ मेला होता है, जहां आप अपनी दुकान बेच के माल बेच सकते हैं। वो पैसा बटोरने का एक साधन है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को वो पैसा उसी टाइम पे पैसा बढ़ता है पॉलिटिकल पार्टी से, नंबर 2, नंबर 1, जो कुछ भी कहो, और वो पैसा आता है। तो अब जो मीडिया का ये स्तर है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे आपको और बिकता हुआ दिखाई देगा। और ये मार्केट के फोर्सेस है। इसमें पत्रकारिता कहाँ ढूंढो, पत्रकारिता अभी ढूंढने का डिस्कशन पे यही रह गया। हम अपने सोशल मीडिया पे ही बोल सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे ये मीडिया ऐसा ही नहीं, इससे और भी थोड़ा डिरेल होते हुए दिखाई देता है। जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि पहले तो ये देखिए ना, मेरी अंगूठी देख लो। इससे पहले कि आपने ज्योतिषियों का जिक्र किया था, तो ये किसी ज्योतिषी के कहने पर नहीं पहनी है मैंने। मुझे रूबी बहुत पसंद आई, बर्मीज रूबी, तो मैंने पहन ली। ये दूसरी अंगूठी जो मैंने पहनी है, ये सील है दरअसल। ये पारिवारिक उससे आई है, पीछे से मेरे घर पे सील में लिखा हुआ है सलाम इब्राहिम 1333 हिजरी। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सील पहन ली। तो ज्योतिषियों से मैं खुद को अलग करते हुए अगले 1 साल का जो आप पूछ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ 3 बातें याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहली बात सन 84, ठीक है, उसके बाद सन 92, उसके बाद सन 95। सन 84 में 11 बजते बजते पूरे भारत को मालूम हो चुका था कि इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है, लेकिन दूरदर्शन ने शाम को अनाउंस किया था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। पूरा भारत पहले ही जान चुका था, बीबीसी ने उसके बाद अनाउंस किया था। बीबीसी से पहले भारत ने कैसे जाना, एक सवाल, ठीक है। अब चलते हैं सन 92 की तरफ, जब मंदिर गिरा, ठीक है। दोपहर में ही करीब, मैं लंच करके निकला था डिफेंस कॉलोनी से, पान बनवा रहे थे हम लोग, तो मैं पान खाया करता था उन दिनों कभी कभी, खाने के अच्छे खाने के बाद। तो पान वाले ने कहा जी वो तो मस्जिद तो गिर गई। 1-1:30 बजे की बात है ये, 2-2:30 बजे होंगे शायद, डिफेंस कॉलोनी में जाए, मस्जिद तो गिर गई। कोई खबर नहीं है, टेलीविजन पर, रेडियो पर, न्यूज चैनल्स नहीं थे, कोई मोबाइल फोन नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। उसको कैसे मालूम चला? अब मैं आता हूं सन 95 पर, गणेश जी ने जब दूध पिया था, ठीक है ना। देखते देखते पूरे भारत में खबर फैल गई। तब कोई मोबाइल फोन नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, न्यूज चैनल नहीं थे, कैसे खबर फैल गई? मेरा ये कहना है कि अगले 1 साल में अगर सोशल मीडिया का गला भी दबा दिया जाए, मेन स्ट्रीम का भी दबा दिया जाए, तो काफी हद तक दबा दिया गया है, बावजूद उसके वर्ड ऑफ माउथ रिमेन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम एवर। और अब उस वक्त जब गणेश जी ने दूध पिया था तो टेलीफोन के जरिए हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे एक मेरे बहुत बचपन के दोस्त हैं जो आरएसएस के हैं, और उनका फोन आया था, विनोद जी आपने समाचार सुना? मैंने कहा क्या समाचार? शिव परिवार दूध पी रहा है। मैंने कहा पहले तो मैं सोच से ही वाकिफ नहीं हूँ कि शिव परिवार दूध पी रहा है। मैं गणेश चतुर्थी मेरे यहाँ मनाई जाती, लेकिन शिव परिवार का कभी कॉन्सेप्ट नहीं आया। कहते नहीं पूरे भारत में मूर्तियाँ दूध पी रही हैं, हाँ पूरे भारत में मूर्तियाँ दूध पी रही हैं। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। तो पड़ोस में, मैं साउथ दिल्ली में पंचशील में रहता था, तो एक मंदिर था, हम वहाँ देखने गए तो भीड़ लगी हुई, लोग दूध पिला रहे हैं। तो हमने कहा भी चलो देखते हैं पहले निकासी कहाँ होती है। जल भी चढ़ाया जाता है शिवलिंग को, मूर्तियों को, हाँ तो निकासी भी तो होती होगी ना। एक नाला था, उसमें पाइप में से सारा दूध गिर रहा था नाले में, पिया कहाँ जा रहा? हाँ हाँ। तो उसको बाद में ये उत्तम सेन गुप्ता थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के मेरे ख्याल संपादक थे, हाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैपिलरी एक्शन होता है, उन्होंने करके भी दिखाया था। हमें एक पार्टी में हम बैठे हुए थे कि कैसे एक सरफेस पे, पत्थर का सरफेस हो, उन्होंने स्टील के सरफेस पे करके दिखाया था। अगर भीगा हुआ हो, आप जरा सा छू भी दें चम्मच पानी का, वो अपने आप ही खींच लेता है पानी को। बहरहाल जो मैं पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस मुल्क में वर्ड ऑफ माउथ जो है वो सबसे ज्यादा सशक्त, प्रभावी माध्यम है, सूचना का माध्यम है। अगर ये सब कुछ हो भी जाता है 1 साल में, तो रास्ते ढूंढ लिए जाएंगे। जैसे 1857 में कमल और रोटी, हाँ आपको याद है, सिंबल बन गए थे। बिल्कुल सिंबल जी, हाँ, तो रास्ते ढूंढ लिए गए थे। बिल्कुल। तो अगले 1 साल में अगर, मतलब वो ना फैज साहब ने लिखा था कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कागज और कलम मुझसे छीन लिया तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने। रास्ते निकल आते हैं, रास्ते निकल आते हैं। हमें नहीं मालूम, मैं कोई
जैसे आपने कहा मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि सबसे सशक्त माध्यम जो है वो वर्ड ऑफ माउथ है। वो र्यूमर भी हो सकता है, वो सच्चाई भी हो सकती है। मेरे जहन में तो तब यहाँ तक आ गया था सन 95 में कि मैं सिर्फ गिन के 10 लोगों को बॉम्बे में फ़ोन करता हूँ, एक बड़े नेता का नाम लेकर, और भी क्या हाल है, सब कुछ करने के बाद ना तो फिजूल की बातें होती है। अच्छा सुना यार, तुमने कुछ इनके बारे में सुना है, सेहत वगैरह ठीक है, स्वास्थ्य मतलब ना कोई ऐसी खबर तो नहीं आई ना? इतना ही मुझे कहना है सिर्फ। वो 10 लोगों को फ़ोन करेगा, मैं 10 को करूंगा, होते होते 4 बजे तक मुझ तक वापस आ जाएगी ये बात। मतलब हमारे यहाँ का ये सिस्टम है। तभी तो पान वाले को मालूम था कि मस्जिद गिर गई, तभी तो देश को मालूम चल गया कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तभी तो पूरे देश में फैला दिया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो इसका दूसरा इस्तेमाल भी हो सकता है इस सूचना तंत्र का, या तो अफवाह फैलाई है या सही सूचना भी फैल सकती है या संकेत भी दिए जा सकते हैं। तो अगले साल मैंने कहा घनघोर आशावादी हूँ, और भी बहुत से रास्ते निकल आएंगे, मुझे इतना यकीन है। आज की बातचीत आपने सुनी और इस बातचीत ने हमें ये बताया कि जो जीवित महाविश्वविद्यालय पत्रकारिता का या अनुभवों का हमारे पास है विनोद दुआ जी, हम लोगों को विनोद दुआ जी से कुछ अनुभव इनकी रिपोर्टिंग को लेके या इन्होंने जिनको बनाया या जिन रिपोर्ट्स को बनते हुए देखा। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि आपको शायद इस बात का एहसास नहीं कि कोई खबर कैसे बनती है, और वो खबर बनते हुए देखना या उस खबर को बनाना या उस खबर को सही परिप्रेक्ष्य में लोगों के पास जाने देना, ये इतनी बड़ी कला है जो आज जीवित पत्रकारों में नहीं है। कुछ लोगों के पास उसका ज्ञान है, जिनमें एक विनोद दुआ जी हैं। विनोद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपको हम तकलीफ देंगे और इन अनुभवों को आप हम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हमारे ऊपर आप उपकार करेंगे या एहसान करेंगे। अशोक जी, आपसे बातचीत करना हमेशा अच्छा लगता है, और हम और आप मिलके विनोद जी को ऐसे प्रोग्राम में लाते रहें, क्योंकि सारा देश देख रहा है। और मुझे मालूम है इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद विनोद जी के पास हम लोगों की या तो शिकायतें होंगी या हमारी कमियां बताई जाएंगी या उनसे ये कहा जाएगा ये सवाल तो ज्यादा अच्छा होता है। जितना विनोद जी को मैं जानता हूँ वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बढ़िया फिल्टर्स लगे हुए हैं उनके कि वो सारी सूचनाएं आने देते हैं और जितना जरूरी है उतना रखते हैं और बाकी सब चला जाता है। वो पूरे लाइफ भर यही होता आ रहा है। इसलिए विनोद जी है, इसलिए उनकी जगह ना कोई हो सकता है ना आज भी एक स्थापित मापदंड पे जलने वाला यदि कोई जर्नलिस्ट है इलेक्ट्रॉनिक में। और जिसको मैंने कहा ना कि यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं, ये हम जरूर कह सकते हैं कि बीच बीच में विनोद जी हम सिर्फ इसलिए लाए, अभी भी कुछ युवाओं में वो जोश बाकी है, अभी भी कुछ युवा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक अभिभावक के तौर पे ऊपर से हाथ रखने वाला चाहिए, किसी ने बता देना चाहिए। एक विनोद दुआ का एक उदाहरण है कि 10 जगह लड़के राष्ट्रद्रोह का मुकदमा झेल के भी यदि आप पत्रकारिता में जिंदा रह सकते हो, विनोद दुआ जिंदा रह सकते हैं, आप भी जिंदा रह सकते हो। आप अनुकरण के लिए ये आशीष आपसे चाहिए, आप एक रोल मॉडल हो। इस मॉडल को बार बार लोगों के सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, मॉडल एक ही बचा है तो उन्हीं को बार बार लाना है। 2-4 होते तो 2-4 को घुमाते, तो ये मजबूरी है। लेकिन विनोद जी आपका साथ हमेशा चाहिए होगा और हम भी कुछ गलती कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते परफेक्ट है, हम भी आप ही के स्टूडेंट अपने आप को मानते हैं, गलती हम भी कर सकते हैं। तो अधिकार कान पकड़ने का और इंतजार रहेगा कि हमारी कोई गलती हो। पर मैं बात समाप्त करते हुए एक चीज जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए ग्रेटनेस क्या होती है। मैं दर्शकों को कह रहा हूं, विनोद जी ने अपने मुंह से नहीं कहा। विनोद जी सुप्रीम कोर्ट में अपना केस नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पत्रकारों के लिए केस लड़ रहे हैं। और वो व्यक्ति जो ये मांग करे कि आप ऐसी गाइडलाइंस बनाओ जैसे आपने डॉक्टर्स के लिए बनाई है, उस आदमी को जिसके ऊपर अगर शैतान पुलिस है जो कर रही है या सरकार है जो जानबूझ करके पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है, तो विनोद जी को जेल भेजने में कितना टाइम लगता है। लेकिन विनोद जी ने कहीं पर भी अपने लिए रेमेडी नहीं मानी। ये ग्रेटनेस है, पत्रकारों के लिए ग्रेटनेस मांगी है सुप्रीम कोर्ट से। और अशोक वानखेड़े जी उन लोगों के लिए जिनका जिक्र आपने किया कि जिनकी हत्याएं हो रही हैं छोटे शहरों में, जिनको पकड़ के पीटा जा रहा है, वो कह रहा है मैं बीबीसी का हूं, वो दरोगा कह रहा है कमबख्त क्या बीबीसी, और उसको फिर पीट रहा है। ऐसे लोगों के लिए जो रेमेडी
या जो कवच विनोद जी मांग रहे हैं, उसके लिए विनोद जी को इस प्रोग्राम के आखिर में मैं धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं इस आशा के साथ। एक बात विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने मुझे बहुत ऊंचा बिठा दिया है, ठीक है। मैं खुद को लगभग एक मकबरे सा महसूस कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे पूरे यकीन है आप लोगों का साथ रहा, इस जंग में हम जीत कर ही निकलेंगे। बिल्कुल आपकी यही आप बिल्कुल, और आपकी यही अच्छाई है कि आप दूसरे को बढ़ाते हैं, अपने को बिल्कुल सामान्य रखते हैं। ऐसे लोग अब कहाँ हैं हमारे देश में। आपको सचमुच धन्यवाद। अशोक जी आपको भी धन्यवाद, और दर्शकों से विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि ये सीरीज हम जारी रखेंगे और विनोद जी को इसमें जरूर लेके आएंगे ताकि हमें उनके अनुभवों का फायदा मिल सके, हम सीख सकें। नमस्कार।